अध्याय 451 भूमिगत मुक्का बाजार _1। रोहन मल्होत्रा ने अपने जवाबी हमले के लिए उपायों की डिग्री पर विचार किया। चंद्र प्रकाश और चंद्र जयसिंह रोहन मल्होत्रा की दुर्दशा पर खुश हो रहे थे, उत्सुकता से अगले घटनाक्रम का इंतजार कर रहे थे। पिता और पुत्र यशवंत देसाई और यशपाल देसाई ये सोच रहे थे कि अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए अगला कदम क्या उठाना चाहिए। जयपुर में चौपहिया पुल नामक स्थान पर, जो चौथे रिंग के उत्तरी हिस्से में था, अन्य क्षेत्रों के विपरीत जहां ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें थीं, वहां निर्माण या नवीकरण के कोई संकेत नहीं थे। योजना बनाए गए स्थानांतरण के हिस्से के रूप में, जो अभी शुरू नहीं हुआ था, पुराना जिला अत्यंत जीर्ण शीर्ण दिखता था। ऐसा प्रतीत होता था मानो वहां समय के निशान कहीं और से ज्यादा थे। हालांकि इस क्षेत्र में असामान्य रूप से लग्जरी कारों की संख्या थी, जिनकी मौजूदगी प्रकार और मात्रा दोनों के मामले में शहर के केंद्र से भी अधिक अतिशयोक्तिपूर्ण थी। कई धनी व्यक्ति इस स्थान पर बार बार आते थे। इसका कारण सरल था। यहाँ जयपुर में, और यहाँ तक कि राजस्थान प्रांत में, सबसे बड़ा भूमिगत काला मुक्का बाजार था। इसे बस मुक्का बाजार कहा जाता था। बाजार शब्द प्राचीन काल से आता है, जब लोग व्यापार के लिए निर्धारित स्थानों या समय अंतराल को बाजार कहते थे। इस दुनिया में फल और सब्जियों के लिए बाजार हैं, कपड़ों और बर्तनों के लिए, और यहाँ तक कि फूलों, पक्षियों, मछलियों और कीड़ों के लिए भी। लेकिन यहाँ जो बिक्री पर था, वह मुके और पैर थे। चौपहिया पुल में एक बड़ा और 3 छोटे, 4 विशेष बाजार थे। सब्जियां बेचने वाले स्टॉल सुबह और शाम को खुलते थे, लेकिन एक निश्चित समय पर वे अपने दरवाजे बंद कर लेते थे और बैरियर नीचे कर देते थे। अंदर को एक प्रदर्शन क्षेत्र में बदल देते थे, जिसमें कई रिंग्स बिना किसी रोक टोक के लड़ाइयों के लिए स्थापित किए जाते थे। कभी कभी नियमों में लड़ाकों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होती थी, 3 या 5 बनाम एक काफी आम था। लेकिन इन रिंग्स में भी नियम थे। लोहे के हथियारों का उपयोग निषिद्ध था, कोई जानलेवा या अपंग करने वाली चोटें नहीं। लड़ाई तब रुक जाती थी जब एक पक्ष हार मान लेता था, और वहां रेफरी थे। कई वास्तविक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ और लौटे हुए भाड़े के सैनिक यहां अपनी कला दिखाते थे। अमीर लोग लड़ाइयों को देखने और सट्टा लगाने आते थे, और अधिक धनी व्यक्ति अपने बॉडीगार्ड चुनते थे। उस समय चौपहिया पुल के सबसे बड़े स्थल पर 10 स्थानों के आसपास भीड़ घनी थी। वे 10 रिंग्स थे। 40 साल का एक दलाल यशवंत मेहता, चेहरे पर मुस्कान लिए किसी के साथ यशवर्धन देसाई अंदर चल रहा था। संयोगवश दोनों को शराब खाने का दोस्त माना जा सकता था। भाई विजय, इस बार तुम्हें मेरे लिए कुछ मास्टर चुनने होंगे, यशवर्धन देसाई ने कहा। वे कितने कुशल होने चाहिए? यशवंत मेहता ने मुस्कान के साथ पूछा। आजकल हर कोई नाजुक और कमजोर है। कुछ लोग बड़े और मजबूत दिखते हैं, लेकिन जब लड़ाई की बात आती है तो वे शायद एक भी मुक्का नहीं झेल सकते। एक औसत व्यक्ति, चाहे कितना भी मजबूत हो, 1 के खिलाफ 2 को संभालना पहले से ही बुरा नहीं है। 3 या 4 के खिलाफ वह बस पंचिंग बैग बनने की मांग कर रहा है। तो तुम्हें दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि मास्टर कैसे चुने। अगर तुम्हें लोगों की जरूरत है तो बस 5 या 6 अच्छी शारीरिक फिटनेस वाले चुन लो, और वह काफी होगा। मात्रा गुणवत्ता से ऊपर। हर अतिरिक्त व्यक्ति जिसे वह किराए पर देता था, यशवंत मेहता को स्वाभाविक रूप से अतिरिक्त कमीशन मिलता था। यशवर्धन देसाई ने उसकी ओर थोड़ी नाराजगी के साथ देखा और कहा, विकास, उस कमीने ने निश्चित रूप से तुम्हें नहीं बताया। विकास वो चोर था जिसने हरिभाई इंटरनेशनल में रोहन मल्होत्रा का फोन चुराया था। उसका आधा दांत इसके परिणामस्वरूप टूट गया था। मैंने उसे कई दिनों से नहीं देखा। उसे क्या हुआ? यशवंत मेहता ने आश्चर्य से पूछा। विकास सहित 5 लोग लकड़ी के डंडों और लोहे की पाइपों के साथ एक आदमी के खिलाफ गए। 5 मिनट बाद जब मैं जांच करने गया तो क्या पता, सभी जमीन पर पड़े थे। यशवर्धन देसाई ने ठंडी हंसी के साथ कहा। दूसरी ओर का वह कमीना, खाली हाथ और खाली मुट्ठी और दिखने में कमजोर सा सुंदर लड़का, वह अकेला खड़ा था। तुम मुझे बताओ कि इस दुनिया में कोई मास्टर नहीं है? बकवास। अगर तुम्हारे लोग अच्छे नहीं हैं तो मैं किसी और को ढूंढूंगा, यशवर्धन देसाई ने ठंडेपन से फुफकारा और आगे बढ़ गया। यशवंत मेहता स्तब्ध रह गया, फिर मुस्कुराया और उसके पीछे जल्दी से चल पड़ा। इस दुनिया में बेशक मास्टर हैं, लेकिन साधारण लोगों के खिलाफ मास्टर का उपयोग करना मुसीबत मोल लेना है, और मास्टर्स के पास हमेशा मास्टर का रुतबा होता है और वे हल्के में कदम नहीं उठाते। यशवंत मेहता ने अपनी बकरी दाढ़ी को सहलाया, जैसे कि वो खुद एक छिपा हुआ मास्टर हो। कितना पैसा? यशवर्धन देसाई ने उसकी ओर तिरछी नजर डाली और ठंडेपन से फुफकारा। इतनी बातचीत के बाद यह अभी भी कीमत पर बातचीत के बारे में था। सामान्य दर से 10 गुना से शुरू, यह व्यक्ति पर निर्भर करता है। खासकर उच्च स्तरीय मास्टर्स, विशेष रूप से महंगे, यशवंत मेहता ने मुस्कान के साथ कहा। ऐसा नहीं था कि वह अपने ग्राहकों को मास्टर्स से परिचय नहीं कराना चाहता था, बल्कि मास्टर्स गर्वीले और अभिमानी थे, उच्च शुल्क मांगते थे, गुस्सा रखते थे, आदेशों का अच्छे से पालन नहीं करते थे, और भारी हाथ वाले थे, जिससे वे काफी अस्थिर थे।
इसलिए जब तक वे नियमित ग्राहक नहीं थे, यशवंत मेहता उन्हें मास्टर्स की सिफारिश नहीं करता था, क्योंकि उसे भी दोबारा व्यापार चाहिए था। और असली मास्टर्स भाड़े के गुंडों के रूप में काम स्वीकार नहीं करते थे, यह उनके लिए नीचे की बात थी। बेशक अगर पैसा सही था तो वह दूसरी बात थी। मुझे उन्हें दिखाओ, यशवर्धन देसाई ने होंठ सिकोड़े। पैसा कोई मसला नहीं है। अच्छा अच्छा, यशवंत मेहता ने जल्दी से रास्ता दिखाया। यहाँ 10 अखाड़े थे और एक उसका था। उसके बैनर के तहत मास्टर्स वहाँ चुनौतियाँ स्वीकार करते थे और अपनी ताकत दिखाते थे। यशवंत मेहता के लोग भी वहाँ सट्टेबाजी की व्यवस्था करते थे, बड़ी जीत की उम्मीद में। जीत और पैसे के दांव पर होने के साथ यशवंत मेहता स्वाभाविक रूप से अपने सबसे मजबूत मास्टर्स को लाता था। जब यशवंत मेहता यशवर्धन देसाई को ले गया तो उसे आश्चर्य हुआ कि उसके अखाड़े के आसपास की भीड़ दूसरों की तुलना में कई गुना बड़ी थी और पास में 2 अन्य अखाड़ों में शायद ही कोई था। यशवंत मेहता चौंक गया, लेकिन गुप्त रूप से खुश भी हुआ। भीड़ जितनी बड़ी, सट्टा उतना ही बड़ा और वह उतना ही अधिक कमाता था। और इन दर्शकों में कई धनी संरक्षक छिपे हुए थे। अगर किसी धनी व्यक्ति को किसी मास्टर में रुचि हो गई तो यशवंत मेहता को एक मोटी खोज शुल्क मिलती थी। देखो, मेरा अखाड़ा सबसे लोकप्रिय है और यह क्या बताता है? ये कहता है कि मेरे मास्टर्स शीर्ष स्तर के हैं। यशवंत मेहता ने भीड़ को चीरते हुए यशवर्धन देसाई को प्रवेश द्वार तक ले गया। मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे मंच पर कदम रखने वाले मास्टर्स 4 या 5 विरोधियों को कोई समस्या नहीं संभाल सकते। वे निश्चित रूप से तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। जिन लोगों से तुम निपटना चाहते हो वे उनके सामने कुछ भी नहीं है। फूह, यशवंत मेहता ने चलते हुए शेखी बघारी। यशवर्धन देसाई मास्टर्स को देखने के लिए उत्सुक अन्य ढंग से सिर हिलाया। जब वे पहुंचे तो मंच पर जो कुछ उन्होंने देखा उसने यशवंत मेहता को स्तब्ध और अवाक कर दिया। यशवर्धन देसाई भी हैरान रह गया और एक पल बाद मंच की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या ये तुम्हारे तथाकथित उच्च स्तरीय मास्टर्स हैं? मंच पर 7 या 8 लोग बिखरे पड़े थे, कुछ नंगे धड़, कुछ प्रशिक्षण वर्दी में और अन्य साधारण कपड़ों में। उनमें एक बात समान थी, उनके हाथ पर बंधा एक बैंगनी रिबन जो दर्शाता था कि वे इस अखाड़े से थे। उस समय बिना किसी अपवाद के वे जमीन पर पड़े थे, कराहते और सिसकते हुए। उनके ऊपर एक लंबा आदमी खड़ा था, उसका चेहरा अत्यंत ठंडा और उसकी आंखें तलवारों या खंजरों की तरह तेज। उसके कपड़े साफ सुथरे थे, ऐसा लगता था जैसे उसने कोई लड़ाई की ही नहीं थी। मेरे भगवान, यशवंत मेहता अनायास कराह उठा। उसकी आंखें मंच पर पड़े लोगों पर टिकी थीं। ताइक्वांडो विशेषज्ञ, मय थाई लड़ाके, सांडा प्रतियोगी, पेशेवर सेवानिवृत्त एथलीट और लौटे हुए भाड़े के सैनिक, सभी नीचे। क्या उस आदमी ने ये सब किया? दर्शकों में से किसी ने यशवंत मेहता की ओर देखा। तुमने पहले नहीं देखा। वे सभी एक साथ उस बड़े आदमी पर टूट पड़े, लेकिन 2 मिनट के भीतर वे सभी नीचे थे। ये बड़ा आदमी, उसने पहले ही कई अखाड़ों को चुनौती दी है, उन्हें कह रहा है कि सब एक साथ आ जाएं। हाँ, वो बस बहुत जबरदस्त है। विभिन्न लोगों की निरंतर टिप्पणियां बीच में आती रहीं। यशवंत मेहता अवाक रह गया, हैरान। यशवर्धन देसाई की आंखें हालांकि धीरे धीरे मशालों की तरह चमकने लगीं। यह वही मास्टर है जिसे मैं ढूंढ रहा था। उसके साथ वह रोहन वाला, वह मरा हुआ समझो। अध्याय 452। वीर पुरुष, रुको, आंदस को एक। कोई और ऊपर आना चाहता है? मंच पर खड़े व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी नज़र भीड़ पर घूम रही थी। नीचे की भीड़ में सन्नाटा छा गया। कितनी जोड़ी आंखों ने अभी अभी वो दृश्य देखा था। क्या यह आदमी इंसान भी था? पहले उसने प्रत्येक चुनौती देने वाले को एक एक करके चुनौती दी, सभी को जल्दी से हरा दिया। फिर उसने एक समूह को लिया, उन्हें एक साथ हमला करने के लिए आमंत्रित किया। चारों ओर से आए उन भयंकर मास्टर्स ने एक साथ हमला किया था। 2 मिनट के भीतर वे सभी अकेले उसके द्वारा धराशायी कर दिए गए। क्या पुरानी कहावत नहीं है, 2 मुट्ठियों से 4 हाथों का मुकाबला नहीं किया जा सकता और नायक भी भारी संख्या के खिलाफ नहीं टिक सकते। लेकिन इस आदमी के मामले में वो कहावत बस लागू नहीं होती थी। वो एक बवंडर की तरह था जिसे एक शब्द में वर्णित किया जा सकता था, तेज, और उसके मुंह और लातें अत्यंत भारी थीं। लगभग 2 मीटर लंबा और हट्टा कट्टा, मांसपेशियों से भरा एक आदमी, उसका एकमात्र मुक्का किसी को कई मीटर दूर उड़ा सकता था। यह एक मानव आकार की मशीन थी। मंच पर उस व्यक्ति ने थोड़ा इंतजार किया, लेकिन कोई हलचल न देखकर उसने अन्य मंचों की ओर देखा, चेहरा गहरे निराशा से भरा हुआ। उसने यहाँ तक कि यात्रा में 3 मंच तोड़ दिए थे और आगे लड़ना बेमानी लग रहा था। मैं एक अच्छी लड़ाई की चाहत में था, हिंसा को ठीक से अलविदा कहने के लिए, लेकिन कितना अफसोस, मुझे सिर्फ अक्षम लोग मिले। उस व्यक्ति ने धीरे से आह भरी, रिंग से नीचे उतरने के लिए मुड़ गया। अनगिनत जोड़ी आंखें उसे विस्मय या उत्साह के साथ देख रही थीं। जैसे ही वह नजदीक आया, झट से लोगों का एक घेरा उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया। दोस्त, क्या तुम्हें एक एजेंट की जरूरत है? मुझे ढूंढो, मैं यहाँ इस क्षेत्र में शीर्ष हूँ।
भाई, उसकी बात मत सुनो, आसपास पूछो, चौपहिया पुल में पुराना शर्मा को कौन नहीं जानता। तुम्हें मुझे ढूंढना चाहिए। बड़े भाई, बस हमारे पास आ जाओ, तुम अपनी शर्तें बता सकते हो। हमारे पास आ जाओ, शर्तें तुम्हें तय करने को मिलेंगी। एजेंटों की भीड़ अविश्वसनीय रूप से उत्साहित हो गई। यहाँ तक कि कुछ सूट पहने और सोने चांदी में लदे लोग भी चमकती आंखों के साथ पास आए, सीधे बिजनेस कार्ड थमा रहे थे। हर तरह के बयान, जिनका सार ये था कि उस व्यक्ति को भर्ती करना, चांद के चारों ओर सितारों की तरह भीड़ लगाना, दूसरों के लिए ये सबसे बड़ा सम्मान लगता था। लेकिन इस व्यक्ति की भौहें सिकुड़ गईं, चेहरा ठंडी नफरत दिखा रहा था। आखिरकार वह रुक गया। उसके आसपास के लोग और भी उत्साहित हो गए, दर्जनों बिजनेस कार्ड उसके चेहरे की ओर बढ़ाए गए। तुम सब भागो। बड़े आदमी का चेहरा अपरिवर्तित रहा, उसने गहरी आवाज में गरज कर कहा। वो चीख नौवें आकाश से गर्जना की तरह थी। उसके पास खड़े लोगों के कान भनभना रहे थे और उनकी नज़र धुंधली हो गई। यहाँ तक कि दूर खड़े लोगों को भी अपने दिल की धड़कन डर से तेज हो गई। और दूर कुछ लोग घबराहट में अपनी छाती थपथपाने लगे। इस आदमी ने, क्या उसने शेर की दहाड़ की कला सीखी है? ऐसी आवाज कमजोर दिल वाले को डराकर मार सकती है। पीछा करने वाले अपने कदमों पर रुक गए, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वह व्यक्ति, चेहरा भावहीन, बाहर की ओर चलता रहा। उसके सामने दो आकृतियां प्रकट हुई, उसका रास्ता रोकते हुए। एक युवक और दूसरा 40 की उम्र का कुछ हद तक नीच आदमी। युवक यशवर्धन देसाई था और दूसरा स्वाभाविक रूप से एजेंट यशवंत मेहता था। यशवंत मेहता ने यशवर्धन देसाई को अपने साथ आने के लिए मजबूर किया था, शायद आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। मुख्य बात यह है कि मुझे भी डर लग रहा है। यशवंत मेहता ने उस बड़े आदमी को आतंक के साथ देखा, उसकी ठंडी आंखों से मिलते हुए, और अपने मुंह से निकलने वाले शब्दों को निगल लिया। घबराहट में लार निगलते हुए डर महसूस कर रहा था। यशवर्धन देसाई भी तनावग्रस्त था। उस व्यक्ति की मौजूदगी बहुत शक्तिशाली थी, उसका सीधे सामना करने से अनायास ही रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती थी। वो व्यक्ति, जैसे कि वे अदृश्य हों, सीधे चलता रहा। श्री यशवंत, हमें शायद इसे छोड़ देना चाहिए। यह आदमी शायद पैसे के लिए तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा। यशवंत मेहता ने फुसफुसाते हुए सलाह देने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने बहुत कुछ देखा था और लोगों को परखने में अच्छा था। यह व्यक्ति प्रभुत्व बिखेर रहा था, उसकी नज़र उद्दंड थी, और वह यहाँ सिर्फ लड़ने के लिए था, पैसे में कोई रुचि नहीं दिखा रहा था। क्या ऐसा व्यक्ति आदेशों से प्रेरित हो सकता था? मेरे पास अपनी योजनाएं हैं, यशवर्धन देसाई ने दांत पीसते हुए कहा। जैसे ही बड़ा आदमी नजदीक आया, यशवर्धन देसाई की नाक पर पसीने की बारीक बूंदें दिखाई दीं। बड़े भाई, मुझे पता है कि तुम एक योग्य प्रतिद्वंद्वी ढूंढना चाहते हो। मेरे पास ऐसा एक मास्टर है, मैं चाहता हूं कि तुम उस मास्टर से निपटो। यशवर्धन देसाई ने जल्दबाजी में कहा। वो अकेले 5 को ले सकता है। बड़ा आदमी ऐसा चलता रहा जैसे उसने सुना ही नहीं, हर कदम के साथ नजदीक आता गया। वे पांचों हथियारों से लैस थे, फिर भी वो खाली हाथ लड़ता है। आदमी की भौहें हल्के से उठीं, लेकिन उसने अपने कदम नहीं रोके। ये देखकर कि उसके और अपने बीच की दूरी केवल कुछ कदम थी, यशवर्धन देसाई, उसकी प्रभावशाली आभा के तहत, अनियंत्रित रूप से हल्के से कांपने लगा। उसे ये भी महसूस हुआ कि वह जिसका सामना कर रहा था, वह कोई इंसान नहीं, बल्कि एक भयंकर जानवर था। वे 5 लोग सभी शीर्ष सड़क लड़ाके थे, और वे उसका पीछा कर रहे थे, फिर भी उसने सिर्फ 3 मिनट लिए। वो तुमसे कम जबरदस्त नहीं है। यशवर्धन देसाई चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाया। ये तब तक नहीं था जब तक उसने चिल्लाना समाप्त नहीं किया कि उसे एहसास हुआ कि दूसरा व्यक्ति अपने कदम रोक चुका था। दिलचस्प, उस व्यक्ति ने आखिरकार बोला। यशवर्धन देसाई ने महसूस किया कि वह पसीने से तर हो गया। उसके पास खड़ा यशवंत मेहता भी इससे बेहतर नहीं था, सिर्फ कांपते पैरों के कारण वहीं रुका हुआ था। वह कैसा व्यक्ति है? उस व्यक्ति ने पूछा। वह एक नीच, बेशर्म, नीच और विश्वासघाती बुरा आदमी है, यशवर्धन देसाई ने जल्दबाजी में कहा। तुम बेहतर होगा कि मुझसे झूठ न बोलो। उस व्यक्ति ने हंसा। इस हंसी ने यशवर्धन देसाई की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी, और उसे अपने अभी अभी कहे गए शब्दों पर पछतावा होने लगा। मुझे उससे मिलाने ले चलो, उस व्यक्ति ने जारी रखा। हाँ हाँ, यशवर्धन देसाई ने जल्दी से सिर हिलाया। वो व्यक्ति चुपचाप उसके पास से गुजर गया, और यशवर्धन देसाई ने जल्दी से पूछा, बड़े भाई, मुझे आपको कैसे संबोधित करना चाहिए? वो व्यक्ति एक पल के लिए चुप रहा, फिर केवल 2 शब्द बोला, लक्ष्य सिंह। लक्ष्य, यशवर्धन देसाई ने आज्ञाकारी रूप से कहा। फिर उसने यशवंत मेहता से फुसफुसाया, जल्दी, मेरे लिए 10 नहीं 20 और विशेषज्ञ ढूंढो। मैं तुम्हें 2 गुना दूंगा। हाँ, समझ गया। यशवंत मेहता की आंखें चमक उठीं, और वह जल्दी से चला गया। यह एक बड़ा काम था। यशवर्धन देसाई ने लक्ष्य सिंह के पीछे जल्दी की, उसकी आंखों में उत्साह की चमक थी। लक्ष्य सिंह जैसे अविश्वसनीय रूप से जबरदस्त विशेषज्ञ के साथ। रोहन मल्होत्रा कुछ भी नहीं है।
समस्या ये थी कि रोहन मल्होत्रा को कैसे लुभाया जाए। यशवर्धन देसाई के होठों पर एक चालाक मुस्कान रेंग आई। उसने ये भी सोच लिया था। यशपाल देसाई और यशवंत देसाई को, जो रोहन मल्होत्रा को फंसाने के लिए असंख्य रणनीतियां अडॉप्ट कर रहे थे, यह नहीं पता था कि यशवर्धन देसाई भी मदद करने के लिए कदम उठा रहा था, लेकिन बुद्धि की लड़ाई के बजाय वह शारीरिक लड़ाई की योजना बना रहा था। अगर यशपाल देसाई को पता चलता तो वह गुस्से से फट पड़ता, 2 साल पहले के अपने गुस्से पर लौट जाता। मुक्का बाजार में जबकि यशवर्धन देसाई विशेषज्ञों की तलाश कर रहा था, लक्ष्मी वर्मा और उनका दल अभी अभी प्रोजेक्ट से निकला था। रास्ते में लक्ष्मी वर्मा को एक और विचार आया और उन्होंने फैन को अतिरिक्त दूरी चलाने के लिए कहा। इस समय वापस जाने की कोई जल्दी नहीं थी और लक्ष्मी वर्मा को अचानक रोहन मल्होत्रा की पसंदीदा चाय याद आई। पास में एक पुरानी दुकान थी जो इसे बेचती थी। जयपुर मीडिया के बाहर एक आकृति मंडरा रही थी, गर्दन तानकर अंदर झांक रही थी। यशवर्धन देसाई ने उसे वहां जल्दी निगरानी के लिए रखा था। जैसे ही लक्ष्मी वर्मा और उनका समूह कंपनी में दाखिल हुए, उस व्यक्ति ने लाइसेंस प्लेट देखी और तुरंत एक कॉल किया। जैसे ही लक्ष्मी वर्मा कार से उतरी, उनका फोन बजा। उन्होंने शिव यू और सौरभ जिया को आगे जाने के लिए कहा, जबकि वो रुककर जवाब देने लगी। मिस लक्ष्मी, बोल रही हूँ, ये कौन है? लक्ष्मी वर्मा ने पूछा। फोन पर आवाज़ कुछ परिचित लग रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पाई कि यह कौन थी। ये यशवर्धन देसाई है। लक्ष्मी वर्मा की भौहें हल्के से सिकुड़ गईं और उन्होंने ठंडे स्वर में जवाब दिया, श्री यशवर्धन, आपको मुझे फ़ोन करने के लिए कौन सा जरूरी मामला मजबूर कर रहा है? वर्तमान में लक्ष्मी वर्मा को देसाई परिवार के लिए कोई स्नेह नहीं था। बात यह है, मैं आपको एक कप कॉफ़ी के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ, अभी शहर के केंद्र में तुला भवन की दूसरी मंजिल पर कैफ़े में। रुचि नहीं। लक्ष्मी वर्मा ने तुरंत मना कर दिया, फ़ोन काटने के लिए तैयार। मेरे भाई और मैं यहाँ हैं और हम आपसे फिल्म क्रू के मामलों के बारे में बात करना चाहते हैं। अगर आप आती हैं तो हम चर्चा कर सकते हैं, बेशक चाहे हम कोई समझौता करें या नहीं। रोहन मल्होत्रा को न बताएं, वो इतना दबंग है और हम उसका सामना नहीं कर सकते। यशवर्धन देसाई हंसे, कैसा रहेगा? इसके अलावा शहर के केंद्र का कैफे इतना भीड़भाड़ वाला है, हम आपके साथ कुछ अनुचित नहीं कर सकते। लक्ष्मी वर्मा ने भौहें सिकोड़ी और एक पल के लिए सोचा, जयपुर भवन की ओर देखा, फिर रोहन मल्होत्रा के कार्यालय की खिड़की की ओर ताकने लगी। वो हिचक रही थी। मैं शायद एक नज़र डालूं। लक्ष्मी वर्मा ने सहमति दी। हालांकि रोहन ने उन्हें मना किया था। अगर वो उनकी चिंताओं को कम कर सकती थी तो यह अच्छा होता। जैसा कि यशवर्धन देसाई ने कहा, कैफे सार्वजनिक था, उसमें क्या खतरा हो सकता था? उसी समय जयपुर मीडिया के बाहर वह चोर छिपे वाला व्यक्ति अभी भी लक्ष्मी वर्मा को देख रहा था। लक्ष्मी वर्मा को बाहर आते देख उसने जल्दी से एक कॉल किया। बॉस, वो बाहर आ गई है, उस व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा। ईयरपीस से यशवर्धन देसाई की आवाज आई, उसका पीछा करो और थोड़ी देर में मेरे लिए उसका फोन चुरा लो। अध्याय 453, मुझे बोलने दो। _1, तुमने उसका फोन चुरा लिया, अब मेरे लिए उस पर नजर रखो। उसे कोई कॉल करने मत देना और उसे जयपुर मीडिया वापस जाने मत देना। सुन रहे हो? यशवर्धन देसाई ने फोन पर लक्ष्मी वर्मा का पीछा करने वाले व्यक्ति को कड़ा आदेश दिया। यशवंत भाई, ये बहुत मुश्किल है, उसके अपने पैर हैं, मैं उसके मूवमेंट को नियंत्रित नहीं कर सकता। लक्ष्मी वर्मा का पीछा करने वाला व्यक्ति अपनी कठिनाई व्यक्त करता है। विकास, मुझे परवाह नहीं कि तुम इसे कैसे करते हो, बस मेरे लिए कर डालो। उसे 2 घंटे तक रोक कर रखो और मैं तुम्हें 2 गुना शुल्क दूंगा। यशवर्धन देसाई अडिग था। मैं महानगर मार्ग पर सूर्य प्रकाश संगीत के टीवी में हूँ, बाद में मुझसे मिलो। लेकिन विकास का चेहरा चिंता से भरा था, उसकी भौहें निराशा में सिकुड़ी थीं। लाइन के दूसरे छोर पर बीप बीप की व्यस्त सिग्नल की आवाज़ शुरू हो चुकी थी। यशवर्धन देसाई ने फ़ोन काट दिया। अपने फ़ोन को देखते हुए विकास गुस्से में था, नरक में जाए। गाली देने के बाद विकास ने अपनी गर्दन बढ़ाकर दूर की आकृति को देखा। कोई भी तरीका है ना? ठीक है बॉस, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। अगर कुछ गलत हुआ तो ये तुम पर है। लक्ष्मी वर्मा सड़क पर चल रही थी, विचारों में खोई हुई, अनिश्चित कि वह जो कर रही थी वह सही था या गलत। आखिरकार रोहन मल्होत्रा ने उन्हें सख्ती से चेतावनी दी थी कि देसाई परिवार के साथ कोई समझौता न करें। लक्ष्मी वर्मा इन मामलों के लिए यशवर्धन देसाई की किसी भी शर्त को बिल्कुल स्वीकार नहीं करती थी, लेकिन वह फिर भी देसाई भाइयों से बात करना चाहती थी। मिलने की जगह कोई अस्पष्ट और खतरनाक स्थान नहीं थी, यह एक सार्वजनिक स्थान था और उन्हें डर नहीं था कि देसाई भाई कुछ ज्यादा अत्यधिक कर सकते थे। मैं सिर्फ देखने और बात करने जा रही हूँ। अगर हम किसी समझौते पर पहुंच सकते हैं तो ये रोहन के लिए कुछ तनाव कम करेगा। लक्ष्मी वर्मा ने खुद को सांत्वना दी। जैसे ही वो सोच रही थी, कोई पीछे से दौड़ता हुआ आया और उनसे भारी टक्कर मार दी। लक्ष्मी वर्मा ने आउच चिल्लाया, लगभग गिरते गिरते बची। तुम चलते कैसे हो?
लक्ष्मी वर्मा ने गुस्से में सामने वाले व्यक्ति की ओर देखा, डांटते हुए। वो व्यक्ति ट्रेंच कोट पहने था, हुड नीचे खींचा हुआ था, उनका चेहरा मुश्किल से दिखाई दे रहा था। सड़क इतनी चौड़ी थी, फिर भी वे उनसे टकराए। क्या इस व्यक्ति को कोई समस्या थी? माफ़ी, बहुत माफ़ी। हुड वाला ट्रेंच कोट पहने व्यक्ति ने जल्दी से माफ़ी मांगी और फिर तेजी से चला गया। लक्ष्मी वर्मा ने उस व्यक्ति की पीछे हटती आकृति को संदेह भरी नज़रों से देखा, तुरंत शक हुआ और जल्दी से अपनी जेबें टटोलीं। क्या ये जेब कतरा हो सकता था? आयताकार वस्तु अभी भी उनकी जेब में थी, छूने पर ठोस लग रही थी। उनका फ़ोन चोरी नहीं हुआ था। लक्ष्मी वर्मा ने राहत की सांस ली। उनका नया फ़ोन अगर खो जाता तो वाकई में तकलीफ होती। यशवर्धन देसाई ने जिस जगह को मुलाकात के लिए चुना था वह 2 सड़कें दूर थी। उसने जो स्थान चुना था वह कुछ खास था, शहर के बीच में। यहाँ गाड़ियों की इतनी भीड़ थी कि शायद पैदल चलना तेज होता। पैदल चलने में 20 मिनट लगते, थोड़ा दूर लेकिन फिर भी सहनीय। विकास, जो उनका पीछा कर रहा था, ने अपना हुड उतारा और अपनी जेब से एक फ़ोन निकाला, उसकी ओर देखा और हंसा। ये काम इतना बुरा नहीं है। मैंने अपना नकली फ़ोन एक असली के लिए बदल लिया, और वह भी बिल्कुल नया। मेरी चतुराई के लिए भाग्यशाली। और इस महिला ने फ़ोन केस का उपयोग नहीं किया। आजकल कौन अपने फ़ोन को बिना केस के रखता है? सक सक। विकास ने अपने आप से बड़बड़ाया और जल्दी से सिम कार्ड निकाला, उसे अपने सिम से बदल दिया। पहले एक चोर के रूप में जिसके पास शानदार कौशल था, खासकर फ़ोन चुराने में, वह हमेशा अपने साथ विभिन्न छोटी छोटी चीज़ें रखता था। उसने चाबियों का एक गुच्छा निकाला और एक छोटा एडाप्टर से लेस यूएसबी ड्राइव फ़ोन में डाला, एक वायरस डाला और तेज़ी से पासवर्ड तोड़ लिया। पूरी प्रक्रिया में 3 मिनट से भी कम समय लगा। विकास ने फ़ोन को फैक्ट्री सेटिंग्स पर रीसेट किया और फिर इसका उपयोग करके यशवर्धन देसाई को एक संदेश भेजा। जयपुर महानगर मार्ग, 12 की सड़क, सूर्यप्रकाश संगीत केटीवी में एक बड़े निजी कमरे में। यशवर्धन देसाई ने अपने फ़ोन को देखते हुए चौड़ी मुस्कान बिखेरी। ये कहना कि इस व्यक्ति में बुद्धि की कमी थी, उसे कम आंकना होता। उसने एक साथ विशेषज्ञों की तलाश की थी और जितेंद्र बादल के साथ साथ विकास को लक्ष्मी वर्मा के कार्यक्रम पर नज़र रखने के लिए रखा था, लक्ष्मी वर्मा का शोषण करने की तैयारी में। उसकी यह योजना उसके भाई से बिल्कुल भी कमतर नहीं थी। हालांकि यशपाल देसाई के अनुसार यशवर्धन की योजनाएं गलत थीं और बहुत बुरी तरह से। लक्ष्य, कृपया एक क्षण रुकें, मैं एक कॉल करता हूं। वो लड़का अब किसी भी क्षण यहाँ होगा। यशवर्धन देसाई कमरे में मौजूद व्यक्ति के प्रति अत्यधिक विनम्र था। लक्ष्य सिंह, मुक्का बाजार में, वह व्यक्ति जो मंच पर 3 के खिलाफ अकेले लड़ा, बिना एक धूल के कण के, एक बेजोड़ मास्टर। उसे देखकर यशवर्धन देसाई उत्साहित हो गया। क्या वह रोहन मल्होत्रा वाकई में इस बड़े भाई से बेहतर लड़ सकता है? ये बड़ा भाई एक बेजोड़ मास्टर की तरह है। उसके यहाँ होने से यशवर्धन देसाई को ऐसा लगता था जैसे उसके पास एक लंगर हो जो उसे स्थिर कर रहा हो। जल्दी करो, अगर देर हो गई तो मुझे जाना होगा। बाद में मुझे एक दोस्त के यहाँ जाना है, लक्ष्य सिंह ने भावहीन चेहरा लिए कहा, और उन महिलाओं को यहाँ से निकालो। 4 या 5 आकर्षक महिलाएं उसके आसपास थीं, उनका परफ्यूम उसे भौहें सिकोड़ने पर मजबूर कर रहा था। अरे अरे, तुम सब बाहर निकलो, यशवर्धन देसाई ने चिल्लाया और महिलाएं अनिच्छा से चली गईं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे काम में देरी नहीं करूंगा, यशवर्धन देसाई ने कहा, अपना फ़ोन लेकर बाहर निकल गया। निजी कमरे के बाहर हटे कट्टे पुरुषों की एक कतार खड़ी थी, सभी मजबूत और फिट, तेज आंखों वाले, मार्शल आर्ट में कुशल। वे लगभग 20 थे, यशवंत मेहता द्वारा लाए गए। यशवर्धन देसाई को वास्तव में नहीं लगता था कि लक्ष्य सिंह हारेगा, लेकिन अधिक लोग होने से बस ज़्यादा प्रभावशाली लगता था और देसाई परिवार के दूसरे युवा मास्टर के रुतबे के अनुरूप था। यशवंत, वहाँ खड़े मत रहो, एक बड़े कमरे में जाओ और सभी को आराम करने दो। खर्चा मुझ पर, यशवर्धन देसाई ने हाथ हिलाया और फिर पास के एक खाली निजी कमरे में घुस गया, दरवाज़ा अंदर से बंद किया और एक नंबर डायल किया। ये रोहन मल्होत्रा के कार्यालय का नंबर था, जिसे प्राप्त करना उसके लिए मुश्किल नहीं था। इस समय रोहन मल्होत्रा अभी अभी चाय बनाने के लिए उठा था, बड़बड़ाते हुए, लक्ष्मी अभी तक वापस क्यों नहीं आए? रास्ते में इतना समय लगता है। जैसे ही वो बड़बड़ा रहा था, उसके डेस्क का फ़ोन बजा। रोहन मल्होत्रा चलकर गया और फ़ोन उठाया। हेलो हेलो, क्या ये श्री रोहन मल्होत्रा है? मैं यशवर्धन देसाई हूँ, यशवर्धन देसाई ने आत्मविश्वास से चिल्लाया, उसकी हंसी भव्यता के साथ गूंज रही थी। हा हा हा। क्लिक। दूसरी ओर से फ़ोन साफ सुथरे ढंग से काट दिया गया। बीप बीप की व्यस्त सिग्नल की आवाज़ ने हंसते हुए यशवर्धन देसाई को स्तब्ध कर दिया। दूसरी ओर रोहन मल्होत्रा ने गाली दी, पागल। शायद यशपाल देसाई उसके साथ बातचीत के लायक होता, लेकिन ये दूसरी पीढ़ी का अमीर पागल लड़का, वह भी। अपने फ़ोन को 3 सेकंड तक हैरानी से देखने के बाद यशवर्धन देसाई के होंठ गुस्से से कांपने लगे। कमीना, मेरे बोलने से पहले ही फ़ोन काट दिया। क्या वो मुझ पर हंस रहा है?
यशवर्धन देसाई ने गुस्से से कांपते हुए फिर से डायल किया। हेलो, तुम रोहन, मैं यशवर्धन क्लिक, बीप बीप। इस बार और भी तेजी से यशवर्धन देसाई उन्मत्त हो गया, एक और फोन पर स्विच करके फिर से डायल किया। हेलो, रोहन मल्होत्रा की आवाज़ लाइन के दूसरे छोर से आए। अगर तुम्हें लक्ष्मी वर्मा की सुरक्षा की परवाह नहीं है तो फोन काट दो। यशवर्धन देसाई हताश हो रहा था। आखिरकार रोहन मल्होत्रा ने फोन नहीं काटा। तुमने क्या कहा? रोहन मल्होत्रा की आवाज़ ठंडी थी। तो श्री रोहन, अब तुम फोन नहीं काट रहे, यशवर्धन देसाई ने मजाकिया लहजे में कहा। लक्ष्मी वर्मा से संपर्क नहीं हो पा रहा, क्या तुम मुझे? यशवर्धन क्लिक, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। रोहन, तुमने फिर से मेरा फोन काट दिया, कमीने, क्या तुम मुझे मेरा नाम पूरा करने नहीं दे सकते? यशवर्धन देसाई ने फोन में पागलों की तरह चिल्लाया। अध्याय 454, यह महिला जाना चाहती है _ रोहन मल्होत्रा ने यशवर्धन देसाई का कॉल काट दिया और तुरंत लक्ष्मी वर्मा को डायल किया। कॉल खत्म होने तक कोई जवाब नहीं आया। रोहन मल्होत्रा, शांत और संयमित, ने फिर से डायल किया। 2 लगातार कॉल के बाद रोहन मल्होत्रा ने सौरभ जिया का नंबर देखा और डायल किया। हेलो, दूसरी ओर से सौरभ जिया की आवाज़ आई। सौरभ जिया, ये रोहन मल्होत्रा है? क्या लक्ष्मी तुम्हारे साथ है? रोहन मल्होत्रा ने पूछा। श्री रोहन, मैं कंपनी में हूँ, लक्ष्मी हमारे साथ वापस आई थी। क्या वह आपको ढूंढने नहीं गई? सौरभ जिया ने उत्सुकता से कहा। ओह हाँ, जब हम कार से उतरे तो उसने एक कॉल लिया और हमें पहले ऊपर जाने को कहा। ये जानकारी सुनकर रोहन मल्होत्रा की भौहें सिकुड़ गईं। ठीक है, मुझे समझ गया, काम पर वापस जाओ, रोहन मल्होत्रा ने कहा और कॉल समाप्त कर दिया। फिर उसने फिर से यशवर्धन देसाई का नंबर डायल किया। यशवर्धन देसाई अपने फ़ोन को देख रहा था, उम्मीद से इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही कॉल आया, उसने तुरंत जवाब दिया। रोहन मल्होत्रा, तुमने आखिरकार वापस कॉल किया। तो क्या तुमने जांच की? मैंने तुमसे कहा था कि मैं सही हूं, यशवर्धन देसाई ने ठंडी हंसी के साथ कहा। दरअसल उसने रोहन मल्होत्रा पर फ़ोन काटने पर विचार किया था, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने फ़ोन काट दिया तो रोहन मल्होत्रा सीधे उसके पिता के पास चला जाएगा और फिर पूरी योजना उजागर हो जाएगी। जब तक चीज़ें तय नहीं हो जाती, बेहतर था कि बूढ़े को इसके बारे में पता न चले। यशवर्धन देसाई ने बदला लेने की इच्छा को दबाते हुए फ़ोन नहीं काटा। लक्ष्मी वर्मा कहाँ है? रोहन मल्होत्रा ने बिना शब्द बर्बाद किए सीधे पूछा। उसकी आवाज़ ठंडी थी। वह एक सुरक्षित जगह पर है, जब तक तुम अच्छे से बर्ताव करोगे, मैं गारंटी देता हूं कि वह ठीक रहेगी, यशवर्धन देसाई ने टीवी ड्रामों के शब्दों को दोहराते हुए कहा, जैसे कि उसके पास बहुत ज़्यादा समय हो। इस समय लक्ष्मी वर्मा शहर के केंद्र में एक लोकप्रिय कैफे की ओर जा रही थी, पूरी तरह सुरक्षित। तुम क्या करना चाहते हो? रोहन मल्होत्रा ने ठंडे स्वर में कहा। यह मत सोचो कि मैं किसी भी तरह से समझौता करूंगा। मैं तुम्हें बता दूं, यशवर्धन देसाई, तुम अब मुझे उकसा रहे हो। मेरा गुस्सा कुछ ऐसा है जिसे तुम्हारा देसाई परिवार बर्दाश्त नहीं कर सकता। रोहन मल्होत्रा के शब्द शांत थे, लेकिन इस शांति में एक विशाल आतंक समाया था, जिससे यशवर्धन देसाई अनायास कांप उठा। ये लड़का अभी भी मुझे धमकी दे रहा है, क्या अभी मुझे उसे धमकी नहीं देनी चाहिए? यशवर्धन देसाई को लगा जैसे स्थिति पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। बहुत घमंडी, यशवर्धन देसाई गुस्से से भर गया। ठीक है, आज हम व्यापार की बात नहीं कर रहे, हम निजी दुश्मनी निपटा रहे हैं। बात यह है, श्री रोहन, तुम अकेले महानगर मार्ग पर सूर्य प्रकाश संगीत के टीवी पर आ जाओ। मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम चाहते हो कि लक्ष्मी वर्मा ठीक रहे तो अकेले आना। मेरे पास लोग हैं जो तुम पर नजर रख रहे हैं, इसलिए कोई चालबाजी न करना, यशवर्धन देसाई ने एक सांस में कहा और फिर जल्दी से फोन काट दिया। आखिरकार रोहन मल्होत्रा पर फोन काटने का संतोष उसे कुछ हद तक संतुष्ट कर गया। सचमुच यशवर्धन देसाई जितना बिगड़ा हुआ था, वह जानता था कि अपहरण एक गंभीर अपराध है और उसका पिता भी उसे नहीं बचा सकता। इसलिए उसने एक चतुर चाल सोची ताकि रोहन मल्होत्रा लक्ष्मी वर्मा तक न पहुंच सके, एक गलतफहमी पैदा करके उसे यहां आने के लिए मजबूर कर दिया। यहां तक कि अगर श्री रोहन ने पुलिस को बुलाया या बाद में ऐसा किया तो यशवर्धन देसाई को जरा भी डर नहीं था। आखिरकार यशवर्धन देसाई में कुछ बुद्धि थी, बस इसे अक्सर गलत तरीकों से इस्तेमाल किया जाता था। ये भी वही था जो यशपाल देसाई को हमेशा यशवर्धन देसाई के बारे में निराश करता था। जयपुर मीडिया में महाप्रबंधक के कार्यालय में रोहन मल्होत्रा चुपचाप फोन को देख रहा था। उसका चेहरा अविश्वसनीय रूप से गहरा था। मूल रूप से वह बहुत उलझन में था। देसाई परिवार के साथ विवाद केवल हितों के बारे में था और पूर्ण युद्ध शुरू करना अत्यधिक लगता था, जैसे कि उन्हें उनके विनाश की ओर धकेलना। लेकिन अब रोहन मल्होत्रा ने डेस्क पर रखे एक 4 कागज पर नजर डाली जो लिखावट से भरा था, और उसकी नजर और ठंडी हो गई। कुछ देर बाद रोहन मल्होत्रा कार्यालय से बाहर निकला और सीधे लिफ्ट की ओर गया, जहां उसकी मुलाकात सौरभ यादव से हुई।
हाल ही में सौरभ यादव उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ था। रोहन मल्होत्रा के प्रति उसकी प्रशंसा दिन ब दिन बढ़ रही थी और वह रोहन मल्होत्रा का एक अमूल्य सहायक बन गया था। श्री रोहन, क्या आप बाहर जा रहे हैं? इन ट्रांसफर लिस्ट को आपके अंतिम अनुमोदन की जरूरत है, सौरभ यादव ने कहा। तुम तय करो, रोहन मल्होत्रा ने स्पष्ट रूप से उसे बीच में काटते हुए कहा। मुझे थोड़ा बाहर जाना है, लेकिन सौरभ यादव अभी भी हिचकिचाया। यह कोई छोटा मामला नहीं था, तुम तय करो और फिर इसे सीधे जारी कर दो, मुझ पर भरोसा है। रोहन मल्होत्रा ने सौरभ यादव के कंधे पर थपथपाया और तेज कदमों से चला गया। सौरभ यादव ने जिद नहीं की, लेकिन उसकी नज़र में उत्साह की एक चिंगारी चमकी। रोहन मल्होत्रा के शब्दों का मतलब था कि वह पूर्व सहायक महाप्रबंधक को वास्तव में स्वीकृति और भरोसा मिला था। सौरभ यादव ने सम्मान के साथ रोहन मल्होत्रा को जाते हुए देखा। फिर उस कागज को पकड़ते हुए उसका चेहरा अत्यंत गंभीर था, जैसे कि वह किसी बहुत गंभीर मामले से निपट रहा हो। उसके हाथ में सिर्फ एक लिस्ट नहीं थी, यह एक गहरा भरोसा था। अब से उसने तय कर लिया था कि वह रोहन मल्होत्रा को निराश नहीं करेगा। जल्दबाजी में रोहन मल्होत्रा ने अनजाने में एक व्यक्ति की निष्ठा हासिल कर ली, बिना यह महसूस किए उसके कदम तेज थे। वो लक्ष्मी वर्मा को बचाने की जल्दी में था। जहां तक देसाई परिवार का सवाल था, वो उन्हें इसकी कीमत चुकाएगा। यशपाल देसाई को कभी नहीं पता होगा कि जिस व्यक्ति ने दुश्मन को गुस्सा दिलाया और उन्हें पागलपन की हद तक ले गया, वो उसका अपना बेटा था। इस समय यशवर्धन देसाई पूरी तरह मुस्कुरा रहा था, लक्ष्य सिंह का मनोरंजन कर रहा था और उसने 20,000 की कीमत वाली बालाजी की एक बोतल भी खोली। लक्ष्य सिंह शर्मीला नहीं था, बोतल को सीधे पकड़कर मुंह से मुंह लगाकर पी गया। किसी और के हाथों में ये कृत्य असभ्य और अनादरपूर्ण लगता और यशवर्धन देसाई गुस्से से आग बबूला हो जाता। लेकिन जब लक्ष्य सिंह ने ऐसा किया तो ये साहस का प्रदर्शन लगता था, जिसने यशवर्धन देसाई को बहुत प्रभावित किया। वो लड़का जल्द ही यहाँ होगा और हमें अभी भी भाई लक्ष्य की जरूरत होगी कि मेरे लिए उसे कड़ा सबक सिखाएं, यशवर्धन देसाई ने चापलूसी के साथ कहा। आपके कौशल के साथ मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसे संभाल सकते हैं। काम हो जाने के बाद चाहे आप कितना भी पैसा मांगें, मैं। धड़ाम, बोतल टेबल पर जोर से पटकी गई, एक मंद ध्वनि के साथ, यशवर्धन देसाई के शब्दों को बीच में काटते हुए। इसने उसे भी चौंका दिया। साफ कर दो, मैं तुम्हारा कोई भाड़े का गुंडा नहीं हूं। मेरा उस लड़के से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, बस उसके साथ एक निष्पक्ष मुकाबला करना चाहता हूं, कुछ चालों में जीत तय हो जाए। मैं तुम्हारे मामलों में उलझना नहीं चाहता, लक्ष्य सिंह ने कहा। उसकी नज़र तेज थी, जिससे यशवर्धन देसाई पीछे हट गया। हाँ हाँ, भाई लक्ष्य सही कह रहे हैं। यशवर्धन देसाई ने जरा भी असंतोष दिखाने की हिम्मत नहीं की, नहीं उसने कोई निराशा प्रदर्शित की। मुक्कों और लातों की कोई आंखें नहीं होती। एक मुकाबला बिना चोट के कौन विश्वास करेगा? यहाँ तक कि अगर कोई गंभीर चोटें नहीं थीं, रोहन मल्होत्रा की ऊर्जा शायद पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। बाद में उसके पास 20 कुशल लड़ाके रिजर्व में थे। इस बार रोहन मल्होत्रा के पास पंख भी हों तो वो बच नहीं पाएगा। यशवर्धन देसाई ने कल्पना की कि जीत के बाद वह रोहन मल्होत्रा को कैसे अपमानित करेगा। जितना वो इसके बारे में सोचता था, उतना ही वो खुश होता था। इसी समय लक्ष्मी वर्मा कैफे में इंतजार कर रही थी। ये सीट वाकई में यशवर्धन देसाई द्वारा रिजर्व की गई थी, लेकिन उनमें से कोई भी मौजूद नहीं था। कुछ मिनट इंतजार करने के बाद लक्ष्मी वर्मा का चेहरा संदिग्ध हो गया। उसने फिर अपने फ़ोन को निकालकर यशवर्धन देसाई से संपर्क करने की कोशिश की। फ़ोन हाथ में लेकर लक्ष्मी वर्मा को अचानक एहसास हुआ कि यह उसका फ़ोन नहीं था। ये स्पष्ट रूप से एक नकली था। लक्ष्मी वर्मा ने कुछ देर तक इसे अनाड़ीपन से चलाया और पाया कि इसमें कार्ड भी नहीं था। उसका चेहरा रंग बदल गया और वह जल्दी से उठकर बाहर चली गई। कैफे के सामने खेल के सामान की दुकान में विकास एक बेसबॉल बैट पकड़े हुए और ऐसा लग रहा था जैसे वह इसे खरीदने वाला हो। उसका चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। बुरा हुआ, इस महिला को कुछ एहसास हो गया, वह जा रही है। अब क्या? विकास को यशवर्धन देसाई का आदेश याद आया और उसने दांत पीस लिए। हर कीमत पर उसे रोक दो। अध्याय 455, गुस्से में आते हुए। लक्ष्मी वर्मा को पहले ही एहसास हो गया था कि कुछ गलत था। यशवर्धन देसाई ने कहा था कि वे पहले से ही वहां थे, जबकि वेटर ने केवल एक रिजर्वेशन का जिक्र किया था। यशवर्धन देसाई ने झूठ बोला था। इसके अलावा उनके सेलफोन की चोरी असामान्य थी। उन्होंने कभी ऐसे चोर के बारे में नहीं सुना था जो फोन चुराए और पीड़ित की जेब में दूसरा फोन रख दे। क्या ये चोर बोर था या क्या? लक्ष्मी को अपने फैसले पर भी पछतावा होने लगा। उन्हें लग रहा था कि उनकी यह यात्रा अनावश्यक थी। कम से कम उन्हें इसके बारे में रोहन मल्होत्रा को बताना चाहिए था। इसलिए लक्ष्मी तुरंत वापस मुड़ी, जयपुर मीडिया की ओर बढ़ते हुए। शायद यह एक महिला की तीक्ष्ण छठी इंद्री भी थी जो उन्हें बता रही थी कि कुछ गलत था, उन्हें एक छिपे खतरे की चेतावनी दे रही थी।
लिफ्ट पकड़ने की जल्दी में, जो धीरे आ रही थी, लक्ष्मी ने सीधे पास की सीढ़ियों में प्रवेश किया। इस मॉल में, जहां लिफ्ट और एस्केलेटर दोनों थे, सीढ़ियां शायद ही इस्तेमाल होती थीं, डरावनी तरह से शांत। खुशकिस्मती से केवल कुछ मंजिलें थीं और लक्ष्मी, जिनका स्वभाव साहसी था, इससे बेफिक्र थीं। हालांकि केवल 2 मंजिलें उतरने के बाद उन्हें पीछे से तेज कदमों की आहट सुनाई दी। जैसे ही लक्ष्मी ने पीछे मुड़कर देखा, उनके सिर के पीछे एक जोरदार प्रहार हुआ और उनका शरीर ढीला पड़ गया। विकास ने जल्दी से उन्हें सहारा दिया, अपने कोट में लिपटे बेसबॉल बैट को एक तरफ रख दिया। उसने शराब की एक बोतल निकाली, एक घूंट लिया, कुछ लक्ष्मी पर छिड़का, फिर उन्हें सहारा देकर नीचे की ओर दौड़ा। माफ़ी, मिस, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मेरे बॉस ने मुझे आपको रोकने का आदेश दिया था। विकास बोलते हुए चिंतित हो गया। मैंने सुना है कि बॉस की नज़र आप पर है। वरना क्या मुझे आपको उनके पास पहुंचा देना चाहिए? यशवर्धन देसाई कभी नहीं सोच सकता था कि उसकी योजनाएं, जो अपहरण के ठोस आरोपों से बचने के लिए चतुराई से बनाई गई थीं, यहां तक कि नियति द्वारा भी सहायता प्राप्त करेंगी। आखिरकार उसे उसके अपने ही एक अधीनस्थ द्वारा तोड़फोड़ का सामना करना पड़ रहा था। यह शायद एक कहावत को साबित करता है, अगर तुम अक्सर एक सुअर जैसे साथी के साथ हो, तो साथी एक सुअर होता है। जब विकास लक्ष्मी को सहारा देने में मेहनत कर रहा था, सूर्यप्रकाश संगीत के टीवी तक टैक्सी लेते हुए रोहन मल्होत्रा पहले ही रास्ते में था। उसका चेहरा बहुत खराब था, बहुत खराब। वह कमीना यशवर्धन देसाई महेश बिंद्रा के घर पर रहने के समय से ही लक्ष्मी वर्मा पर नजर रख रहा था। अब लक्ष्मी उसके हाथों में थी। क्या कोई बिल्ली है जो मछली नहीं खाती? या कोई भेड़िया जो भेड़ को छोड़ दे? यहाँ तक कि अगर यशवर्धन देसाई कुछ ज्यादा अत्यधिक करने की हिम्मत नहीं करता था, लक्ष्मी को अनचाहे अग्रिमों का सामना करना पड़ता। रोहन मल्होत्रा की माथे की नसें उभर आई थीं। वह चाहता था कि वह वहां उड़कर जाए और यशवर्धन देसाई को अपंग कर दे। अगर लक्ष्मी को जरा भी शिकायत हुई, तो मैं देख लूंगा कि तुम्हारा देसाई परिवार जयपुर से गायब हो जाए। रोहन मल्होत्रा की नज़र खतरनाक हो गई। यशवर्धन देसाई को नहीं पता था कि इस समय वह एक बड़े शख्स की नफरत को भड़काने वाला था। जयपुर में देसाई परिवार के निवास पर यशपाल देसाई एक जोड़ी उत्कृष्ट नाग शेरमुख त्रिकोण अखरोट के साथ खेल रहा था, उन्हें अपनी हथेली में घुमा रहा था। उसने अभी अभी यशवंत देसाई के साथ रोहन मल्होत्रा पर दबाव डालने के बारे में चर्चा समाप्त की थी और अब एक पल के लिए आराम कर रहा था। यशवंत, रोहन मल्होत्रा को एक कॉल करो। हम आराम कर सकते हैं, लेकिन उसे आराम नहीं करने दे सकते। उस युवक को थोड़ा उत्तेजित करो। यशपाल देसाई को अचानक रुचि का एक झटका महसूस हुआ। चाहे रोहन मल्होत्रा की मानसिक दृढ़ता कितनी ही असाधारण क्यों न हो, वो अभी भी युवा था और युवाओं के पास गुस्से के क्षण होते हैं। उन गुस्से के क्षणों में कोई ठोकर खा सकता है और जल्दबाजी में फैसले ले सकता है, और वे उस अवसर का लाभ उठाएंगे। ठीक है। यशवंत देसाई ने तुरंत अपने पिता की मंशा समझ ली, हंसा और रोहन मल्होत्रा का नंबर डायल किया। टैक्सी में, जो अपने गंतव्य पर पहुंचने ही वाला था, रोहन मल्होत्रा ने देखा कि उसका फोन बज रहा है। जांच करने पर उसने देखा कि यह यशवंत देसाई का था। रोहन मल्होत्रा की आंखें और गहरी हो गईं। लक्ष्मी वर्मा की सुरक्षा दांव पर होने के कारण उसके पास ये सोचने का समय नहीं था कि क्या यशपाल देसाई को स्थिति की जानकारी थी। नहीं, उसने यशवंत देसाई की संलिप्तता की संभावना पर विचार किया। उसने केवल इतना जाना था कि यशवर्धन देसाई ने लक्ष्मी वर्मा का अपहरण किया था और वह खतरे में थी। हेलो श्री रोहन, ये यशवंत देसाई है। यशवंत देसाई ने विजयी अंदाज में घोषणा की। क्या तुम्हें होश आया? अगर तुम मजबूत होने का दिखावा करते रहे, तो हम अब और विनम्र नहीं रहेंगे। यह वाकई में मज़ेदार है। तुम्हें बाद में पछताना नहीं चाहिए। तुम्हारा व्यक्ति अभी कष्ट भुगत रहा है। यशवंत देसाई फिल्म क्रू की बात कर रहा था। रोहन मल्होत्रा की आंखें भयंकर आक्रामकता के साथ चमक उठीं। वो गुस्से से उबल रहा था। तेरी माँ की। यशवंत देसाई की मुस्कान उसके चेहरे पर जम गई और फोन से बीप बीप व्यस्त सिग्नल की आवाज आई। उसने अविश्वास और आश्चर्य में अपने फोन को देखा। यह विश्वास करने में कठिनाई हो रही थी कि क्या हुआ था। उसने क्या कहा? यशपाल देसाई ने यशवंत देसाई के चेहरे का भाव देखकर उत्सुकता से पूछा। उसने मुझे गाली दी। यशवंत देसाई ने पूरी तरह से शिकायत के साथ चिल्लाया। महानगर मार्ग पर सूर्यप्रकाश संगीत के टीवी के सामने टैक्सी रुकी और फिर चली गई। रोहन मल्होत्रा का चेहरा गहरा था जब उसने अपना फोन निकाला और यशवर्धन देसाई को सीधे कॉल किया। मैं यहाँ हूँ, तुम कहाँ हो? इस समय रोहन मल्होत्रा एक बारूद के ढेर की तरह था। जरा सा छूने पर वह जोरदार विस्फोट कर देता। वह आ गया। वह वाकई में आ गया। निजी कमरे में यशवर्धन देसाई इतना उत्साहित था कि वह कांप रहा था। उसने रिसीवर को ढक लिया और लक्ष्य सिंह से कहा, ये जगह अच्छी नहीं है। लक्ष्य सिंह खड़ा हुआ। चलो इसे और खुले क्षेत्र में बदलते हैं। यशवर्धन देसाई ने सिर हिलाया। उसने पहले ही इसकी योजना बना ली थी। सूर्यप्रकाश संगीत के पीछे एक परित्यक्त पार्किंग स्थल है, यहाँ आ जाओ।
यशवर्धन देसाई ने फोन पर रोहन मल्होत्रा को बताया। वो जगह शांत थी, एक आवासीय क्षेत्र के पास जो तोड़ने के लिए निर्धारित था, आमतौर पर सुनसान। वहां लड़ाई शुरू करने का मतलब था कि कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, रोहन मल्होत्रा ने एक शब्द में संक्षेप में जवाब दिया, फोन काटा और उस दिशा में दौड़ा। चलो लक्ष्य, हम इसके टीवी से होकर जाएंगे, ये बहुत पास है। यशवर्धन देसाई ने सम्मानपूर्वक लक्ष्य सिंह को आमंत्रित किया, जिसने सहमति में सिर हिलाया। पुराना यशवंत उन 20 लोगों का नेतृत्व करते हुए भव्यता के साथ पीछे चला। रास्ते में जिन लोगों से उनका सामना हुआ वे उन्हें रास्ता दे रहे थे। उनकी मौजूदगी भयावह थी। यशवर्धन देसाई और उसका समूह सफलतापूर्वक परित्यक्त पार्किंग स्थल पर पहुंच गया। लक्ष्य सिंह सबसे आगे और 20 हटे कट्टे लोग पीछे। उनकी मौजूदगी वाकई में प्रभावशाली थी। यशवर्धन देसाई सीधा खड़ा था, उम्मीद से इंतजार कर रहा था। समूह वहां लगभग 10 मिनट तक खड़ा रहा, जब तक कि लक्ष्य सिंह भी अपनी भौहें सिकोड़ने और यशवर्धन देसाई को हल्की नाराजगी के साथ देखने से खुद को रोक नहीं पाया। कमीना, क्या वो भटक गया है ना? अगर तुम पीछे की सड़कों से जाओ तो ये जगह ढूंढना वाकई में आसान नहीं है। यशवर्धन देसाई भी बेचैन हो रहा था, लगभग ये चाहते हुए कि वह रोहन मल्होत्रा को कॉल करके उसे यहाँ लाने के लिए मार्गदर्शन करे। वो आ गया। अचानक पुराना यशवंत ने धीमी आवाज में पुकारा। यशवर्धन देसाई ने जल्दी से ऊपर देखा। दूर से एक आकृति स्थिर रूप से नजदीक आ रही थी। उसका कद विशेष रूप से बड़ा नहीं था, लेकिन उसके कदम दृढ़ थे। ये रोहन मल्होत्रा था। यशवर्धन देसाई की आंखें उत्साह से चमक उठीं। जिस व्यक्ति की तुम बात कर रहे हो वो यही है, लक्ष्य सिंह ने कहा। बिल्कुल। यशवर्धन देसाई का ध्यान पूरी तरह से रोहन मल्होत्रा पर केंद्रित था। वह पूरी तरह से अनजान था कि पहले भावहीन रहे लक्ष्य सिंह के चेहरे पर अब पहली बार आश्चर्य और अविश्वास का मिश्रण दिखाई दिया। सूर्य प्रकाश संगीत के टीवी के सामने एक टैक्सी रुकी। विकास ने किराया चुकाया और कुछ मेहनत के साथ लक्ष्मी वर्मा को कार से बाहर निकाला। वाकई में थक गया था, लेकिन बॉस को खुश करने के लिए वो दांत पीसकर उसे हर हाल में पहुंचा देता। श्री यशवर्धन कहाँ हैं? कौन सा निजी कमरा? विकास ने प्रवेश करते ही प्रबंधक से सांस फूलते हुए पूछा। वे पीछे उस पार्किंग स्थल पर गए हैं, प्रबंधक ने जल्दी से जवाब दिया। विकास ने पलक झपकाई और लक्ष्मी वर्मा को सहारा देकर वहां की ओर बढ़ा। बॉस को अपनी मेहनत दिखाने के लिए उसे इस महिला को व्यक्तिगत रूप से पहचाना था। अध्याय 456। गुस्से में आते हुए रोहन मल्होत्रा के कदम स्थिर और हल्के थे, दिखने में आरामदायक, फिर भी वास्तव में तेज चाल से कम नहीं, जैसे कि वो हवा पर ही चल रहा हो। वाकई में ये जगह ढूंढना आसान नहीं था, लेकिन आखिरकार उसने इसे ढूंढ लिया था। 20 से ज्यादा आकृतियों के काले समूह को देखते हुए वह शांत और निडर था, एक सहजता के साथ। आज गुस्से की लहरों में चाहे 20 हो या 200, सभी मर जाएंगे। चाकुओं के पहाड़ और आग के समुद्र से होकर वह लक्ष्मी वर्मा को बचाएगा। हालांकि जैसे ही रोहन मल्होत्रा नजदीक आया, उसने दो अगुआ आकृतियों को पहचान लिया। एक यशवर्धन देसाई था और दूसरा उसे आश्चर्य में डाल गया। यह वाकई में लक्ष्य सिंह था। लक्ष्य सिंह, वह यशवर्धन देसाई के साथ क्यों था? क्या वह भी इस मामले में शामिल था? रोहन मल्होत्रा इसे मानने को तैयार नहीं था, लेकिन सामने का दृश्य तुरंत उसकी भौहें सिकोड़ने पर मजबूर कर गया। दोनों समूह 20 मीटर की दूरी पर थे जब लक्ष्य सिंह ने कदम बढ़ाया। अच्छा, मास्टर आखिरकार कदम उठा रहा है, यशवर्धन देसाई ने उत्साहित होकर कहा, अपने हाथों को रगड़ते हुए आंखें प्रत्याशा में टिकी हुई। वो ये देखने के लिए उत्सुक था कि यह लक्ष्य उपनाम वाला मास्टर रोहन मल्होत्रा पर तूफान जैसा हमला कैसे करेगा। कैसे रोहन मल्होत्रा एक सच्चे मास्टर के सामने फीका पड़ जाएगा, अभिभूत और पराजित होकर उसे जमीन पर गिरते हुए देखेगा। यशवर्धन देसाई प्रत्याशा से मर रहा था। 20 मीटर, 15 मीटर। रोहन मल्होत्रा अभी भी स्थिर रहा। बनावट बनाए रखो, चलते रहो, तुम अब और ज्यादा देर तक नहीं कर पाओगे। यशवर्धन देसाई ने मन ही मन सोचा, अपने पास खड़े यशवंत मेहता की ओर मुड़कर। पुराना यशवंत, यह मत सोचो कि तुम मुक्का बाजार में दलाल हो, इसलिए तुम अकेले हो। जब बात लड़ाई की आती है तो तुम शायद मुझ जितना नहीं समझते। मास्टर के द्वंद्व में व्यक्ति को असंख्य परिवर्तनों के बीच अपरिवर्तित रहना होता है, शांति के साथ गति को नियंत्रित करना। यह मेरे प्रतिद्वंद्वी की रणनीति है, लेकिन इस बार उसने अपनी क्षमता से ज्यादा काट लिया है। वह नहीं जानता कि हम एक बेजोड़ मास्टर को लाए हैं। इस लक्ष्य को नजदीक आने देना, उसके पास कोई मौका नहीं है। ये लक्ष्य, उसकी मुक्कों और लातों की गति, हमने इसे अपनी आंखों से देखा है। हवा की तरह तेज, बिजली की तरह त्वरित। 5 मीटर के भीतर उसके पास बिल्कुल कोई मौका नहीं है। उसका एकमात्र अवसर अपनी तेजी के बल पर जमकर लड़ना है, लेकिन उसे इसका कोई अंदाजा नहीं है। पुराना यशवंत सुनते हुए बार बार सिर हिलाया। इस दूसरे युवा मास्टर देसाई में लड़ाई के कमेंटेटर बनने की गंभीर संभावना थी।
उसने जो कहा वो इतना आकर्षक लग रहा था कि वह भी ड्रैगन और टाइगर के बीच टकराव की प्रत्याशा करने लगा। उसके पीछे के 20 लोग, उनमें से कई ने भी सुना और उत्साहपूर्वक प्रत्याशा कर रहे थे, ये देखने के लिए उत्सुक थे कि मास्टर कैसे भिड़ेंगे। हालांकि जब लक्ष्य सिंह रोहन मल्होत्रा के 5 मीटर के भीतर आया, तब भी रोहन मल्होत्रा ने कोई कदम नहीं उठाया। लक्ष्य सिंह रोहन मल्होत्रा के सामने 2 मीटर पर रुक गया। पुराना यशवंत और अन्य लोगों का दिल एक पल के लिए धड़क उठा। हालांकि अपेक्षा के विपरीत मुक्कों और पैरों के उलझने का दृश्य नहीं हुआ। इसके बजाय दोनों व्यक्ति वहां खड़े होकर एक दूसरे को देख रहे थे। पुराना यशवंत ने यशवर्धन देसाई की ओर संदिग्ध नजर डाली। यशवर्धन देसाई भी हक्का बक्का रह गया, फिर समझ में आते हुए सिर हिलाया। मास्टर के द्वंद्व में यह अंततः शालीनता की बात होती है, जिसे हम साधारण लोग नहीं समझते। शायद एक ही स्तर के किसी व्यक्ति से मिलने पर उनके बीच एक आपसी सम्मान उभरता है। पुराना यशवंत सहमति में सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं पाया। उनके पीछे के लोग, जिन्होंने ये सुना, भी अपने आप सिर हिलाते पाए गए। मास्टर की दुनिया वे साधारण लोग नहीं समझते थे। वहां पर लक्ष्य सिंह और रोहन मल्होत्रा एक दूसरे को देख रहे थे। रोहन मल्होत्रा की स्पष्ट रूप से नाराज नज़र का सामना करते हुए लक्ष्य सिंह ने हिचकिचाया, फिर बोल पड़ा, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे केवल ये पता था कि आज एक मास्टर आ रहा है और मैं एक मुकाबला करना चाहता था, यह नहीं जानता था कि यह तुम हो, और उन लोगों ने जो किया उसका मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? ये सुनकर रोहन मल्होत्रा की नज़र नरम पड़ गई। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, रोहन मल्होत्रा ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। लक्ष्य सिंह हक्का बक्का रह गया। तुम विश्वास करते हो? उसने नहीं सोचा था कि रोहन मल्होत्रा का जवाब इतना स्पष्ट होगा। तुम कभी समझाते नहीं, और न ही तुम इसमें अच्छे हो। अगर तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत महसूस हुई तो मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, रोहन मल्होत्रा ने दृढ़ता से कहा। धन्यवाद, लक्ष्य सिंह ने गंभीरता से जवाब दिया। फिर रोहन मल्होत्रा की ओर मुस्कुराया। दरअसल मैं तुम्हें ढूंढने आया क्योंकि मैं तुम्हारा सहायक बनना चाहता हूँ। स्वागत है। रोहन मल्होत्रा ने सिर हिलाया और अपना हाथ बढ़ाया। लक्ष्य सिंह ने भी अपना हाथ बढ़ाया और उनकी हथेलियां एक दूसरे से मिलीं। उन्होंने आखिरकार कदम उठाया। यशवर्धन देसाई ने उत्साहित होकर कहा, ऐसा लगता है कि वे बस हाथ मिला रहे हैं, पुराना यशवंत ने हैरानी से कहा। यशवर्धन देसाई हक्का बक्का रह गया। रोहन मल्होत्रा ने अपनी पकड़ छोड़ते हुए यशवर्धन देसाई की ओर भयंकर नजरों से देखा। उस व्यक्ति ने मेरी महिला सहायक का अपहरण किया है। लक्ष्य सिंह ने सिर हिलाया और यशवर्धन देसाई की ओर भयंकर चमक के साथ देखा। कमीना, वे एक दूसरे को जानते हैं, यशवर्धन देसाई ने सदमे में चिल्लाया। यशवंत मेहता अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं पाया। तो तुम्हें अब जाकर पता चला, पहले की वह शानदार कमेंट्री बेकार गई। रोहन मल्होत्रा आगे बढ़ा। यशवर्धन देसाई और उसके समूह की ओर बढ़ते हुए लक्ष्य सिंह आधा कदम पीछे चल रहा था। दोनों की मौजूदगी प्रभावशाली थी, यशवर्धन देसाई को ठंडक महसूस करा रही थी। हालांकि उसे जल्दी ही याद आया कि उनके पास 20 अच्छे लड़ाके थे। एक साथ हमला करने पर सबसे कुशल लड़ाके भी इतने सारे लोगों को नहीं हरा सकते। यशवर्धन देसाई का साहस लौट आया। हमला करो, चलो, उन्हें नीचे गिराओ, उसने जोर से चिल्लाया। 20 लोग एक दूसरे की ओर देखे, अब और विनम्र नहीं रहे, और रोहन मल्होत्रा और उसके साथी पर हमला बोल दिया। उस समय तुमने मुझसे पूछा था कि हम में से कौन ज्यादा कठिन है, रोहन मल्होत्रा ने बिना सिर घुमाए लक्ष्य सिंह से कहा। अब चलो ये प्रतिस्पर्धा करें कि कौन ज्यादा लोगों को नीचे गिरा सकता है। ठीक है, लक्ष्य सिंह ने धीमी आवाज में चिल्लाया। उसकी उन लोगों पर नजर पूरी तरह से गंभीर थी और उसके मुंह पर एक भयंकर मुस्कान थी। 3 मिनट बाद यशवर्धन देसाई और यशवंत मेहता अवाक देख रहे थे। 5 मिनट बाद दोनों पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए। सच्चे मास्टर, वाकई में, रोहन मल्होत्रा और लक्ष्य सिंह 2 हाई स्पीड ट्रेनों की तरह थे, सीधे भीड़ में घुस गए। उनकी गतिविधियां इतनी तेज थी कि धुंधली हो रही थीं। उनके मुक्के और लाते स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल था, और हर संपर्क के साथ कोई न कोई जरूर जमीन पर गिर रहा था। तेज, कुशल और अविश्वसनीय रूप से भयंकर, दोनों पूरी तरह से आक्रमण में थे और कोई रक्षा नहीं, लेकिन उनके हमले एक अवर्णनीय तालमेल दिखा रहे थे। एक दूसरे की पीठ को पूरी तरह से कवर करते हुए 20 लोगों के बीच बेपरवाह होकर लड़ रहे थे। लोग लगातार गिर रहे थे, लगातार चीख रहे थे और दर्द में कराह रहे थे। केवल 5 मिनट में आधे लोग नीचे थे और उठ नहीं रहे थे। बाकी आधे लोग डर गए थे। वे भागना चाहते थे, लेकिन दोनों लोगों द्वारा पीछा करके जमीन पर गिरा दिए गए, जैसे कमजोर बच्चे। कुछ तो हताश होकर चिल्लाए, एक दृश्य जो देखने में बहुत दयनीय था। यशवर्धन देसाई और यशवंत मेहता अवाक देखते रहे जब तक कि आखिरी व्यक्ति नीचे नहीं गिर गया, और तब जाकर वे होश में आए। 10 मिनट, क्या ये 10 मिनट भी था? 20 लोग, सभी केवल 2 लोगों द्वारा नीचे गिरा दिए गए, और कोई साधारण लोग नहीं, बल्कि 20 मजबूत लोग जो लड़ सकते थे।
इसे अगर बताया जाए तो कौन विश्वास करेगा। शहरी दुनिया में घूमते हुए मार्शल आर्ट्स मास्टर यशवंत मेहता की टांगें कांप रही थीं और यशवर्धन देसाई की भी। मुझे 10 मिले और तुम्हें भी 10, लगता है हम बराबर हैं, लक्ष्य सिंह ने रोहन मल्होत्रा से मुस्कुराते हुए कहा। रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराया, लक्ष्य सिंह उसे मौका दे रहा था। फिर रोहन मल्होत्रा गहरे चेहरे के साथ यशवर्धन देसाई और उसके समूह की ओर चला। तुम क्या करना चाहते हो? यशवर्धन देसाई डर से चिल्लाया। लक्ष्मी कहाँ है? रोहन मल्होत्रा का चेहरा भयानक रूप से गंभीर था। वो महिला, मैंने उसका अपहरण नहीं किया, वह शहर के केंद्र में एक कॉफी शॉप में है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम मेरे आदमी को अभी कॉल कर सकते हो, वह वहाँ है, यशवर्धन देसाई ने चिंतित होकर कहा। इसमें वह निर्दोष था। बॉस, मैं उस महिला को आपके पास ले आया हूँ। अचानक किसी ने चिल्लाया। यशवर्धन देसाई ने बस देखा कि विकास एक महिला को सहारा दे रहा था, मेहनत से उनकी ओर चल रहा था। वह पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। थोड़ी देर बाद यशवर्धन देसाई ने कठोर गर्दन के साथ रोहन मल्होत्रा की ओर मुड़ा, उसकी मुस्कान रोने से भी बदतर थी। अगर मैं कहूं कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था, क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? अध्याय 457। तुमने कहा, ये काफी नहीं है। _1 विकास लक्ष्मी वर्मा को सहारा देते हुए मेहनत से पसीने में तरबतर यहाँ पहुंचा। एक पूर्ण विकसित व्यक्ति को उठाना आसान नहीं था और अत्यंत थकाऊ था। रास्ते में उसने कई बार विश्राम लिया था और इसके परिणामस्वरूप बहुत देर हो गई थी। उसके आने पर आधे व्यक्ति की ऊंचाई की एक दीवार ने उसका दृश्य अवरुद्ध कर दिया, जिससे वह इस तरफ की स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया। जब तक वह यशवर्धन देसाई से बात करने में सक्षम हुआ, तब तक उसने स्थिति को स्पष्ट रूप से देख लिया। यहाँ जमीन पर हर दिशा में फैले हुए कम से कम 20 लोग थे। जमीन पर कराहते हुए 20 मजबूत लोग, क्या दृश्य थे! जिनके सामने 2 लोग खड़े थे, उसे देख रहे थे। एक गोरा और नाजुक दिखने वाला था, दूसरा हट्टा कट्टा और मजबूत। हालांकि उनकी नज़रें एक जैसी थीं, भेड़ियों या बाघों की तरह भयंकर, हत्या की नीयत से भरी हुई। विकास इस दृश्य को देखकर कांप उठा। यह इंसानों की नज़र नहीं थी, बल्कि जंगली जानवरों की थी, जैसे कि वे सोच रहे हों कि उसके शरीर का कौन सा हिस्सा पहले फाड़ना है। विकास, जो गलियों में बड़ा हुआ था, उसकी समझदारी ज्यादातर लोगों से ज्यादा थी, और एक नज़र ही उसे डर से स्थिर करने के लिए काफ़ी थी। साथ ही उसे अविश्वसनीय एहसास हुआ कि ये 2 लोग 20 लोगों को कैसे नीचे गिरा सकते थे। क्या ये दोनों भी इंसान थे? यशवर्धन देसाई ने विकास को अवाक देखा, उसे लक्ष्मी वर्मा को सहारा देते हुए देखा। उसका चेहरा कई बार बदलने के बाद अंततः डर पर ठहर गया। किसने तुम्हें उसे यहाँ लाने के लिए कहा? यशवर्धन देसाई ने तीखी चीख के साथ चिल्लाया, पूरी तरह से निराशा से भरा हुआ। विकास उस चीख में गहरी निराशा को महसूस कर सकता था। विकास ने डरते हुए उन 2 लोगों की ओर देखा, फिर अपने बॉस की ओर, हकलाते हुए मुंह खोला, लेकिन एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं हुई। यशवर्धन देसाई, क्या तुम अब मरने के लिए तैयार हो? रोहन मल्होत्रा ने ठंडे स्वर में कहा। उसने एक भयंकर आभा छोड़ी, जो उसके पास खड़े लक्ष्य सिंह से कम नहीं थी। मेरी बात सुनो, ये पूरी तरह से एक गलतफहमी है। यशवर्धन देसाई को निगलने में कठिनाई हुई, रोहन मल्होत्रा की ओर एक ऐसी मुस्कान निचोड़ते हुए जो रोने से भी बदतर दिख रही थी। आधे घंटे बाद सूर्यप्रकाश संगीत के टीवी, सुपर शानदार वीआईपी कमरा। 20 लोग एक कोने में सिकुड़े हुए थे, कुछ बैठे, कुछ लेटे हुए, कोई भी जोर से आवाज करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रोहन मल्होत्रा सोफे पर लक्ष्मी वर्मा की देखभाल कर रहा था। लक्ष्य सिंह ने जांच की थी, लक्ष्मी वर्मा को गंभीर चोट नहीं आई थी। इस समय लक्ष्य सिंह यशवर्धन देसाई, यशवंत मेहता और विकास को भेड़िए की तरह देख रहा था। तीनों अपने सिर पकड़कर सिकुड़े हुए थे, मानक स्थिति में बैठे हुए, समय समय पर घबराहट और चुपके से रोहन मल्होत्रा की ओर देख रहे थे। हिस आह! लक्ष्मी वर्मा ने आखिरकार दर्द में कराहते हुए अपने सिर को छुआ और मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं। अपने सामने किसी को महसूस करते हुए लक्ष्मी वर्मा ने आश्चर्य में चीखते हुए संघर्ष करने की कोशिश की। लक्ष्मी, यह मैं हूँ। रोहन मल्होत्रा की कोमल आवाज गूंजी जब उसने लक्ष्मी वर्मा की कलाई पकड़ी। उसकी आवाज सुनकर लक्ष्मी वर्मा तुरंत शांत हो गई, उसकी बिखरी नजरें रोहन मल्होत्रा के चेहरे पर केंद्रित हो गईं। रोहन, लक्ष्मी वर्मा ने उसे कसकर पकड़ लिया, अभी भी स्पष्ट रूप से हिली हुई थी। आखिरकार पीछे से बेहोश कर दिया जाना कोई सुखद अनुभव नहीं था। अब सब खत्म हो गया, रोहन मल्होत्रा ने सांत्वना भरी मुस्कान के साथ कहा। लक्ष्मी वर्मा शांत हो गई और कमरे की स्थिति को और स्पष्ट रूप से देखने लगी। एक बड़े व्यक्ति की निगरानी में यशवर्धन देसाई और 2 अन्य लोग वहां छोटे मुर्गियों की तरह सिकुड़े हुए थे और 20 अन्य लोग वहां लेटे हुए थे। काफी शानदार दृश्य। इस आदमी ने तुम्हें बेहोश किया, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे लिए बदला लूंगा, रोहन मल्होत्रा ने ठंडे स्वर में कहा, विकास की ओर देखते हुए। विकास कांप उठा। यशवर्धन देसाई के पीछे का मास्टरमाइंड, रोहन मल्होत्रा ने जोड़ा।
यशवर्धन देसाई भी कांप उठा और इस व्यक्ति ने गुंडों का एक गिरोह प्रदान किया, रोहन मल्होत्रा ने जारी रखा। यशवंत मेहता अविश्वसनीय रूप से अन्यायग्रस्त दिखा, दयनीय रूप से गिड़गिड़ाते हुए, मेरा वाकई में इससे कोई लेना देना नहीं था। चुप रहो, लक्ष्य सिंह ने ठंडी सांस के साथ बीच में टोका। यशवंत मेहता ने आज्ञाकारी रूप से फिर से अपना सिर ढक लिया। क्या तुम्हें कहीं असहज महसूस हो रहा है? रोहन मल्होत्रा ने पूछा। वह लक्ष्मी वर्मा को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहता था, लेकिन लक्ष्य सिंह ने विकास से पूछताछ करने और जांच करने के बाद पुष्टि की कि इसकी आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उसने इसे छोड़ दिया। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा चक्कर आ रहा है, लक्ष्मी वर्मा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पीली लेकिन वास्तव में परेशान नहीं। रोहन मल्होत्रा ने सिर हिलाया, ये देखकर कि लक्ष्मी वर्मा ठीक थी। रोहन मल्होत्रा ने राहत की सांस ली, और दूसरी ओर विकास और यशवर्धन देसाई ने भी। रोहन के इतने सुरक्षात्मक होने के कारण अगर लड़की ने जरा सी भी चोट का दावा किया होता तो वे निश्चित रूप से खत्म हो जाते। थोड़ा आराम करो, मैं उनके साथ हिसाब चुकता करूंगा, रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर यशवर्धन देसाई की ओर मुड़ते हुए रोहन मल्होत्रा की मुस्कान ठंडी हो गई। सच कहें तो स्थिति तनावपूर्ण होने के बाद से यशवर्धन देसाई बेतहाशा अपनी सफाई दे रहा था, और यहां तक कि विकास ने भी गवाही दी। रोहन मल्होत्रा ने सिस्टम की तीसरी सहायक कार्यक्षमता, माइक्रो एक्सप्रेशन एनालिसिस सिस्टम, को सक्रिय किया था और अंततः निर्धारित किया कि कोई खतरा नहीं था। ये सब विकास की अपनी करतूत थी, हालांकि पूरी मुसीबत का मूल यशवर्धन देसाई से शुरू हुआ था। रोहन मल्होत्रा ने एक कुर्सी खींची और यशवर्धन देसाई के सामने बैठ गया, आगे झुककर अपनी बाहों को अपनी जांघों पर टिकाते हुए अपनी उंगलियों को आपस में जोड़ा और अपनी अंगुलियों को चटकाया, जिससे एक ऐसी आवाज निकली जो यशवर्धन देसाई के दिल को डर से दहला रही थी। उन गोरे हथेलियों को देखते हुए यशवर्धन देसाई बहुत अच्छी तरह से जानता था कि अगर वे उस पर पड़ गए तो उसे शायद एक जर्मन हड्डी रोग विशेषज्ञ को दिखाना पड़ सकता था। अपने पिता को कॉल करो, युवा मास्टर देसाई, ये चर्चा करने के लिए कि तुम हमारे नुकसान की भरपाई कैसे करने वाले हो, रोहन मल्होत्रा ने मांग की। यशवर्धन देसाई बहुत अनिच्छुक था, लेकिन रोहन मल्होत्रा के पास खड़े लक्ष्य सिंह की ओर देखने और उससे आंखें मिलने के बाद उसने जल्दी से सिर हिलाया। उसके परिवार का बुरा आदमी ज्यादा से ज्यादा उसकी टांगें तोड़ देगा, लेकिन ये लोग उसके शरीर की हर हड्डी तोड़ देंगे, और शायद उस हड्डी को भी नहीं छोड़ेंगे जो बिना हड्डी की है। यशवर्धन देसाई ने नंबर डायल किया और जल्द ही उदास चेहरे के साथ उसने फोन में कहा, पिताजी, मैंने शायद कुछ मुसीबत पैदा कर दी है। यशवर्धन देसाई ने स्थिति का संक्षेप में वर्णन किया। बेशक उसने अपहरण की बात स्वीकार नहीं की, केवल एक गलतफहमी की बात कही। रोहन मल्होत्रा, जरा भी विनम्र नहीं, ने फोन छीन लिया और कहा, श्री यशवंत, आपके बेटे पर जानबूझकर हमला करने, अपहरण, सामूहिक लड़ाई और मुसीबत भड़काने का संदेह है। हमारे पास गवाह और सबूत हैं। आपके विचार में उसे कितने साल मिलने चाहिए? दूसरी ओर यशपाल देसाई एक पल के लिए चुप हो गया। आप रोहन मल्होत्रा हैं, महाप्रबंधक, अगर आप यशवर्धन को फंसाना चाहते हैं। जैसा कि मैंने कहा, गवाहों और सबूतों के साथ, अगर आपको कानून की जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता सकता हूं। राष्ट्रीय कानूनों और जयपुर के सार्वजनिक सुरक्षा नियमों के अनुसार मैं आपको ठीक ठीक बता सकता हूं कि यशवर्धन देसाई को कैसे सजा दी जानी चाहिए। रोहन मल्होत्रा ने संक्षेप में घटना का वर्णन किया और यशवर्धन देसाई द्वारा उल्लंघन किए गए सभी कानूनी लेखों को सूचीबद्ध किया, संबंधित सजाओं को इंगित करते हुए। मुझे आपसे बेहतर कानून की समझ है, रोहन मल्होत्रा ने दृढ़ता से कहा। आप किसी भी वकील से सलाह ले सकते हैं, और अगर मैं इन परिस्थितियों में पुलिस को बुलाने का फैसला करता हूं तो आपके जीतने की कोई संभावना नहीं है। यशवर्धन देसाई को केवल जेल जाना होगा। रोहन मल्होत्रा के पास लाल कमल था, और एक संक्षिप्त खोज के बाद कानून की उसकी जानकारी और समझ किसी शीर्ष वकील से कम नहीं थी। एक पल की चुप्पी के बाद यशपाल देसाई ने आखिरकार सांस छोड़ी। आप क्या चाहते हैं? यशवर्धन देसाई के शुरुआती लहजे के साथ रोहन मल्होत्रा की विस्तृत व्याख्या को मिलाकर यशपाल देसाई ने विश्वास कर लिया। ये कुछ ऐसा था जो उसका बेटा करने में सक्षम था। यह इस बारे में नहीं है कि मैं क्या चाहता हूं, यह इस बारे में है कि आप क्या चाहते हैं। उसे जेल में बंद करवाना है या सक्रिय रूप से हमारी भरपाई करना, रोहन मल्होत्रा ने ठंडे स्वर में कहा। उसने यशवर्धन देसाई पर उंगली भी नहीं उठाई थी, जानबूझकर किसी भी बहाने से बचते हुए और पूरी तरह से कानूनी आधार पर खड़ा था। बाद में यशपाल देसाई शायद यशवर्धन देसाई को कठोर अनुशासन देगा। दूसरी ओर लंबे समय तक चुप्पी छाई रही, जिसके बाद एक लंबी खींची हुई आह निकली। हमारा प्रोजेक्ट जयपुर मीडिया के क्रू को फिल्मांकन जारी रखने की अनुमति देगा, और प्रोडक्शन शेड्यूल आपके ऊपर होगा। काफी नहीं, रोहन मल्होत्रा ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। उस लड़की के लिए जिसे पीटा गया, हम उसे पोषण शुल्क के लिए 10 लाख की भरपाई करेंगे। काफी नहीं, यशपाल देसाई ने एक सांस में 7-8 प्रकार की भरपाई सूचीबद्ध की, और रोहन मल्होत्रा ने प्रत्येक को अस्वीकार कर दिया। अंत में यशवर्धन देसाई का चेहरा पीला पड़ गया था,
रोहन मल्होत्रा ने आखिरकार बोलना बंद किया। सभी शर्तों को एक अनुबंध में लिखो और 1 घंटे के भीतर डिलीवर करो, रोहन मल्होत्रा ने फुफकारा। फोन काटने के बाद रोहन मल्होत्रा ने यशवर्धन देसाई के पीले चेहरे की ओर देखा और हंसा। ठीक है युवा मास्टर देसाई, मैंने तुम्हें छोड़ने का फैसला किया है, लेकिन क्या तुम्हारे पिता तुम्हें मार डालेंगे? खैर मुझे इसके बारे में नहीं पता। अध्याय 458। 1 घंटे बाद एक घंटे बाद देसाई परिवार ने किसी को भेजा। ये यशवंत देसाई था। उसका चेहरा भयानक रूप से खराब था, जैसे मृत्यु स्वयं। 1 घंटे पहले यशवंत देसाई को उसके पिता ने बुलाया था, जिन्होंने उसके सामने उसकी पसंदीदा जोड़ी नाग शेरमुख त्रिकोण अखरोट को मेज पर तोड़ दिया। उसकी हथेली खून से सनी थी, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। ये स्पष्ट रूप से उसका भयंकर गुस्सा दिखा रहा था। पूरी कहानी जानने के बाद यशवंत देसाई हक्का बक्का रह गया। यशवर्धन देसाई ने वास्तव में लक्ष्मी वर्मा के अपहरण की साजिश रची थी और रोहन मल्होत्रा से निपटने के लिए गुंडों का एक समूह इकट्ठा किया था। क्या वो बेवकूफ़ है? यशवंत देसाई अपने छोटे भाई को अपने पिता के सामने गाली देने से खुद को रोक नहीं पाया। अब तक वे पहले से ही रोहन मल्होत्रा की ताकतों से घिरे हुए थे। रोहन मल्होत्रा के लिए इस घेराबंदी से बाहर निकलने का मतलब भारी कीमत चुकाना था। हालांकि यशवर्धन देसाई अब उत्साहपूर्वक खुद को उनके हाथों में सौंप रहा था, उन्हें इस जाल से मुक्त होने का लाभ दे रहा था। यहाँ तक कि एक मूर्ख भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा। यशपाल देसाई, जो अपनी संयमित छवि को अपनी अंतरात्मा से ज्यादा महत्व देता था, रोहन मल्होत्रा के साथ शांत रह सकता था, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे वह घबराहट का एक बवंडर था, गुस्से में गरज रहा था। अगर यशवर्धन देसाई इस समय उसके सामने होता तो उसे मार डालने की इच्छा अत्यधिक होती। हमें उस लड़के को वापस लाना होगा और हम इसे अधिकारियों तक नहीं पहुंचने दे सकते। इस कमीने ने एक गंभीर समस्या पैदा की है और उसे सार्वजनिक रूप से नीचे गिराया गया। अगर रोहन मल्होत्रा उसे जेल में डालने के लिए दृढ़ है तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। यशपाल देसाई ने भारी आह भरी। वे एक प्रसिद्ध वकील को वहन कर सकते थे, लेकिन उनका मानना था कि रोहन मल्होत्रा इससे भी बेहतर वकील ढूंढ सकता था, और सिर्फ एक नहीं। इसके अलावा देसाई परिवार की प्रतिष्ठा को दागदार नहीं होने देना चाहिए, यशपाल देसाई ने दांत पीसते हुए कहा। देसाई परिवार अब और उथल पुथल सहन नहीं कर सकता था, खासकर अपनी प्रतिष्ठा के संबंध में। ये भले ही अमूर्त लगे, लेकिन इसका मूल्य अमूल्य था। एक बार नष्ट होने पर यह एक के बाद एक भयानक श्रृंखला प्रतिक्रियाओं को शुरू कर देगा। व्यवसाय पर प्रभाव और बैंकों से दबाव उनकी तबाही का कारण बन सकता था। रोहन मल्होत्रा द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करो, यशपाल देसाई ने आदेश दिया। उसने अभी अभी यशवंत देसाई को विस्तार से जानकारी दी थी। ठीक है, यशवंत देसाई ने सिर हिलाया। बड़े चित्र की तुलना में ये छोटे मोटे लाभ थे, जिन पर हंगामा करने लायक नहीं थे। और एक बात और, यशपाल देसाई ने हिचकिचाया, जो कि दुर्लभ था, फिर दांत पीसते हुए और भयंकर नजरों के साथ बोला, उसे वापस लाने के बाद तुम मुझे उसकी टांगें तोड़ दो। आखिरी आधा वाक्य दांत पीसते हुए कहा गया। उसके चेहरे पर एक अनकहा आतंक दिखाई दे रहा था। यशवर्धन देसाई की टांगें तोड़ना? हैरान यशवंत देसाई की पलकें फड़फड़ाईं, उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? उसकी टांगें तोड़ना? ये यशवंत देसाई की आवाज कांप रही थी, अपने पिता से गिड़गिड़ाते हुए। यशवर्धन आपका अपना बेटा है, भले ही उसने बड़ी गलती की हो, आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? यह क्या? यशपाल देसाई ने मेज पर जोर से थप्पड़ मारा। उसका चेहरा दुख के साथ मिश्रित गुस्से से भरा हुआ था। वह दिमागहीन है, इतना मूर्ख कि उसका सामना उससे करे जिसे वह हरा नहीं सकता, इतना मूर्ख कि बड़े चित्र को नजरअंदाज करे, शिष्टाचार की कोई समझ न दिखाए, और भी मूर्ख की परिणामों पर विचार किए बिना काम करे, किसी भी तरह के साधन का उपयोग करे, अपहरण, सड़क पर झगड़े भड़काना। क्या ये छोटी मोटी बातें हैं? अगर यह मल्होत्रा उपनाम न होता, अगर यह कोई और होता जिसका दिल ज्यादा काला और हाथ ज्यादा कठोर होता, तो क्या तुम्हारा भाई अभी भी जिंदा होता? मैं तुम भाइयों के साथ सख्त रहा हूं, लेकिन हमेशा तुम्हें लापरवाह व्यवहार से बचाया है। अब ऐसा लगता है वह एक गलती थी। अगर उसे एक यादगार सबक नहीं मिला तो वह कभी नहीं सुधरेगा। भविष्य में वह हत्या या आगजनी करने लगेगा। तब तक वह वास्तव में एक ऐसे रास्ते पर होगा जहां से कोई वापसी नहीं। क्योंकि वह मेरा बेटा है, मैं उसे इस रास्ते पर आगे बढ़ने नहीं दे सकता। गुस्से में गरजने के बाद यशपाल देसाई हांफने लगा। यहाँ तक कि शिकारी जानवर भी अपने बच्चों को नहीं खाते। यशपाल देसाई भी इस फैसले से गहरे दुख में था। फिर भी ये यशवर्धन देसाई को और गहरे गड्ढे में खोदने की अनुमति देने से बेहतर था, जो अंततः उसकी तबाही की ओर ले जाता। मैं जीवन भर एक अपंग की देखभाल करना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि उसे एक ऐसे जाल में फंसते देखूं जिससे वह बच नहीं सकता, यशपाल देसाई ने अपनी आंखें बंद करके कहा। यशवंत देसाई ने अपने पिता को देखा, उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने सिर झुकाया और अंततः एक शब्द में जवाब दिया, हाँ।
यशपाल देसाई के शब्दों ने उसे खंडन करने के लिए शक्तिहीन छोड़ दिया और वह यशवर्धन देसाई को इतना लाड़ करने के लिए नफरत करता था। 1 घंटे बाद, सब कुछ संभालने के बाद, यशवंत देसाई सूर्य प्रकाश संगीत के टीवी पर पहुंचा और रोहन मल्होत्रा से मिला। यह वह है जो मेरे पिता ने मुझे आपको देने के लिए कहा, एक अनुबंध जो फिल्म क्रू को देसाई परिवार की सभी संपत्तियों का मनमाने ढंग से उपयोग करने की अनुमति देता है। यह एक बैंक कार्ड है जिसमें 10 लाख है, पिन 88 है। ये है। यशवंत देसाई ने एक एक करके सामान सौंपा। उसका मूड गंभीर था, जबकि रोहन मल्होत्रा ने प्रत्येक की जांच की। ठीक है, उसे ले जाओ और चले जाओ। जब तुम वापस जाओ तो उसे अच्छा सबक सिखाओ, रोहन मल्होत्रा ने ठंडे स्वर में कहा। इन शब्दों ने यशवंत देसाई की पलकें फड़फड़ाईं और उसने चुपके से रोहन मल्होत्रा की ओर देखा। उसकी नज़रों में नफरत की कमी नहीं थी। श्री रोहन को इस मामले से चिंता करने की जरूरत नहीं है। यशवंत देसाई की आवाज़ में नफरत का संकेत स्पष्ट था। रोहन मल्होत्रा को नहीं पता था कि यशवर्धन देसाई के वापस जाने पर किस तरह की आपदा उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन अगर उसे पता होता तो वह पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाता। देसाई परिवार का सिखाने का तरीका वाकई में खास था, यहाँ तक कि यशपाल देसाई अपने बेटे के साथ भी निर्दयी था। रोहन मल्होत्रा ने यशवंत देसाई के रवैये पर बस मुस्कुराया। देसाई परिवार के साथ उसका कारोबार अभी खत्म नहीं हुआ था। बिना एक शब्द कहे यशवंत देसाई यशवर्धन देसाई को लेकर चला गया, जो अभी भी रोहन मल्होत्रा को डर के साथ देख रहा था जब तक वे रवाना नहीं हुए। केवल वही जो रोहन मल्होत्रा को एक भयंकर जानवर की तरह जंगली होते और लक्ष्य सिंह और 20 लोगों से लड़ते देखा था, वही समझ सकता था कि ये दिखने में सौम्य व्यक्ति कितना भयानक हो सकता था। यशवंत देसाई ने आगे रास्ता दिखाया, अपने भाई की ओर पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं की। वह इसे सहन नहीं कर सकता था। यशवर्धन को अभी भी नहीं पता था कि वापस जाने पर उसका क्या इंतजार कर रहा था। जैसे ही देसाई भाई रवाना हुए, यशवंत मेहता ने भी अपने लोगों को निराश होकर चुपके से ले गया। 20 लोग, हल्के घायल गंभीर रूप से घायलों को खींचते हुए, रोहन मल्होत्रा और लक्ष्य सिंह के सामने से गुजरे। सभी ने अपने सिर नीचे रखे, अपने पैर की उंगलियों को घूरते हुए उन दोनों की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। वे वास्तव में डर गए थे। विकास, जो उनका पीछा करने के लिए जिम्मेदार था, भीड़ में छिपा हुआ था, उनके साथ जाने के लिए तैयार था। तुम नहीं जा सकते, लक्ष्य सिंह ने आगे बढ़कर उसे खींच लिया। नहीं, यह मेरी गलती नहीं है, मैं सिर्फ एक छोटा मोटा आदमी हूं जो आदेशों का पालन कर रहा था, विकास ने डर से चिल्लाया। क्या किसी ने तुम्हें बेसबॉल बैट से किसी को मारने के लिए कहा था? लक्ष्य सिंह ने ठंडी सांस के साथ फुफकारा, उसकी आंखों में घूरते हुए। लक्ष्य सिंह की आंखें एक भयंकर जानवर जैसी चमक बिखेर रही थीं, जैसे कि वह किसी को निगलने के लिए तैयार हो। विकास डर से लगभग पेशाब कर देने वाला था। मुझे माफ़ करें मिस लक्ष्मी, ये सब मेरी गलती है। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, विकास ने चिल्लाया जब उसने लक्ष्मी वर्मा को देखा। लक्ष्मी वर्मा ने मुंह खोला, उसे जाने के लिए कहना चाहती थी, ऐसे जैसे यह इतना आसान है। अगर माफ़ी मांगने से काम चल जाता तो तुम अब यह नहीं कह रहे होते। लक्ष्य सिंह ने घूरा, अपनी मुट्ठी उठाई। उस हंडिया आकार की मुट्ठी जिसके जोड़ों पर मोटी गट्टियां थीं, ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी को कुचलकर मार सकती थी। मैं विकास ने मेज से एक बोतल उठाई, प्रतिरोध करने जा रहा है। लक्ष्य सिंह ने मुस्कुराया, मुझे माफ़ करें मिस लक्ष्मी, विकास ने चिल्लाया, बोतल को एक चक्कर में घुमाया और एक तड़कने की आवाज़ के साथ उसे अपने ही सिर पर दे मारा, उसे चकनाचूर कर दिया। फिर विकास, उसका चेहरा खून से सना हुआ, आंखें पलटकर जमीन पर गिर गया, बेहोश। बुरा नहीं, तुम में कुछ समझदारी है, लक्ष्य सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसने कोई रुख नहीं अपनाया, नहीं उसने इसे रोका। एक भी बुरे आदमी को नहीं छोड़ना उसका सिद्धांत था। लक्ष्मी वर्मा हालांकि कुछ परेशान लग रही थी और उसने आह भरी। चलो, रोहन मल्होत्रा ने कहा, 10 लाख का बैंक कार्ड लक्ष्मी वर्मा को सौंपते हुए। लक्ष्मी, ये तुम्हारे पोषण के लिए है, इसे ले लो। अध्याय 459। उसने आखिरकार क्या किया? _1। अरे, मेरे लिए? लक्ष्मी वर्मा चौंक गई। ये 10 लाख था, कोई छोटी रकम नहीं। रोहन मल्होत्रा ने इसे इतनी आसानी से उसे दे दिया। बेशक, ये तुम्हारे लिए है, ये तुमने मांगा हुआ पोषण शुल्क है, रोहन मल्होत्रा ने कहा, जैसे कि ये दुनिया की सबसे स्वाभाविक बात हो। लेकिन ये बहुत ज्यादा है। लक्ष्मी वर्मा उलझन में थी। ज्यादा? क्या तुम्हें सिर में चोट लगी थी? मुझे लगता है ये काफी नहीं है, रोहन मल्होत्रा ने निर्णायक रूप से कहा, कार्ड को उसके हाथ में ठूंसते हुए उसे और कुछ कहने की इजाजत नहीं दी। पास खड़े लक्ष्य सिंह ने मुस्कुराया। रोहन मल्होत्रा और उनके पूर्व बॉस हरिभाई के पैसे के प्रति दृष्टिकोण में जमीन आसमान का अंतर था। रोहन मल्होत्रा का ये पहलू लक्ष्य सिंह को बहुत प्रभावित करता था। वैसे, मैं तुम्हें परिचय कराता हूँ, ये लक्ष्य सिंह है, मेरा दोस्त, और जिसने तुम्हें बचाने में मदद की, रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। अब से वह भी मेरा एक सहायक है।
तुम दोनों, एक साहित्य का प्रभारी, दूसरा युद्ध का, मेरे सबसे भरोसेमंद लोग हो। रोहन मल्होत्रा के शब्दों ने लक्ष्य सिंह के दिल को गहराई से छुआ और उसने दृढ़ता से सिर हिलाया। मिलकर खुशी हुई, भाई लक्ष्य, लक्ष्मी वर्मा ने मधुर मुस्कान के साथ कहा। मिलकर खुशी हुई, लक्ष्य सिंह ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसका चेहरा आश्चर्यजनक रूप से शर्मीला था। यह असामान्य था। रोहन मल्होत्रा उसे थोड़ा चिढ़ाना चाहता था, लेकिन अंततः उसने ऐसा न करने का फैसला किया। जब वे एक दूसरे से ज्यादा परिचित हो जाएंगे तब बहुत सारे अवसर होंगे। वापस जाने के बाद, लक्ष्मी, तुम लक्ष्य सिंह को विभिन्न विभागों के संचालन से परिचित कराने की व्यवस्था करो, देखो वह क्या सीखना चाहता है, और कोशिश करो उसे एक अच्छा शिक्षक ढूंढने की, रोहन मल्होत्रा ने हंसते हुए कहा। लक्ष्य सिंह भले ही साधारण दिमाग वाला दिखता हो, लेकिन वास्तव में उसके पास एक सूक्ष्म और नाजुक पक्ष था, साथ ही उच्च बुद्धि थी। उसे सिर्फ एक अंगरक्षक के रूप में बर्बाद नहीं किया जा सकता था। ठीक है, लक्ष्मी वर्मा ने कहा। लक्ष्य सिंह जानता था कि रोहन मल्होत्रा का इरादा उसके लिए अच्छा था और उसने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। चलो, हमें वापस जाना चाहिए, वहां ढेर सारा काम हमारा इंतजार कर रहा है, रोहन मल्होत्रा ने बड़बड़ाया। जैसे ही वो मुड़ा, उसके चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई और उसकी आंखों में ठंडक की एक झलक थी। देसाई परिवार, यह मामला यहीं खत्म नहीं होने वाला। तुमने मेरे खिलाफ तलवार उठाने की हिम्मत की, मैं तुम्हें कीमत चुकवाऊंगा। सूर्य प्रकाश संगीत के टीवी छोड़ने के बाद रोहन मल्होत्रा और उसका समूह टैक्सी लेकर कंपनी वापस गया। रास्ते में जैसे ही रोहन मल्होत्रा गौतम दास को कॉल करने वाला था, उसे उसी से कॉल आ गया। श्री रोहन, जितेंद्र बादल अभी अभी व्यक्तिगत रूप से हमसे माफी मांगने आया और हमें शूटिंग फिर से शुरू करने के लिए कहा। उसका रवैया ऐसा था जैसे वह हमारा परपोता हो। गौतम दास की आवाज़ उत्साह और असीम संतुष्टि से भरी थी। पूरी घटना उतनी ही जल्दी खत्म हो गई जितनी जल्दी शुरू हुई थी, बिना किसी स्पष्ट परेशानी के। ये बिना परेशानी के नहीं था, बल्कि श्री रोहन ने जरूर कुछ किया होगा, उन्हें बस इसके बारे में नहीं पता था। उनका रवैया इतना सम्मानजनक था कि जैसे वे उन्हें राजा मान रहे हों, यहाँ तक कि उन्होंने विशेष रूप से एक टीम भेजी थी जो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए थी, ये घोषणा करते हुए कि क्रू की कोई भी मांग पूरी की जाएगी। सचमुच। खैर, अच्छा, अपनी मांगों में शर्माओ मत, और साथ ही सेट के कर्मचारियों को कहो कि बहुत ज़्यादा मेहनत न करें। चांदी की थाली में दी गई मेहनत को बर्बाद मत करो, रोहन मल्होत्रा ने कहा। यह उन शर्तों में से एक थी जो उसने प्रोजेक्ट के लिए प्रस्तावित की थी ताकि शूटिंग क्रू को जितना संभव हो उतना समायोजित किया जाए। देसाई परिवार ने इसका पालन किया। हाँ हाँ, गौतम दास ने उत्साह से दोहराया। वह जानता था कि यह रोहन मल्होत्रा की करतूत होगी। शांति वर्मा को यह सुनकर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे उसने ये सब पहले से ही उम्मीद की थी। गौतम दास की रोहन मल्होत्रा के लिए प्रशंसा और भी ऊंची हो गई। न केवल वह, बल्कि क्रू के सभी लोग अब श्री रोहन मल्होत्रा को भगवान की तरह देखते थे। फोन पर कुछ और निर्देश देने के बाद रोहन मल्होत्रा ने फोन काट दिया। बाकी का सफर शांति से बीता और वे कंपनी में सुचारू रूप से पहुंच गए। लक्ष्मी वर्मा ने लक्ष्य सिंह के रहने की व्यवस्था की और उसे कंपनी से परिचित होने में मदद की। लेकिन उस समय देसाई परिवार के निवास में निराशा भरी चीखें पूरे पुराने हवेली में गूंज रही थीं, नौकरों को डराकर, जो जोर से सांस लेने से भी डर रहे थे। वे सावधानी से चल रहे थे ताकि जरा सी भी आवाज न हो। युवा मास्टर यशवर्धन देसाई को युवा मास्टर यशवंत देसाई वापस लाया था। और फिर उसकी टांग तोड़ दी गई। ये खबर तेजी से फैल गई और देसाई परिवार के हर नौकर को इसके बारे में पता था। हालांकि इसके तुरंत बाद उन्हें एक बैठक के लिए इकट्ठा किया गया। जो कोई भी इस जानकारी को लीक करेगा, चाहे वह देसाई परिवार के साथ रहे या न रहे, उसे उसी तरह का इलाज मिलेगा जो दूसरे युवा मास्टर को मिला। अचानक 20 से ज्यादा नौकर चुप हो गए। कोई भी अविवेकपूर्ण टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। देसाई परिवार में यशपाल देसाई के अध्ययन कक्ष में यशपाल देसाई वहां बिना किसी भाव के बैठे थे और केवल पास आने वाले ही उनकी आंखों में हल्की सी पीड़ा की चमक देख सकते थे। पारिवारिक डॉक्टर ने जांच की है, ये सिर्फ एक हड्डी का टूटना है। मुझे लगता है ये काफी है, यशवंत देसाई ने धीमी आवाज में कहा। काफी, यशपाल देसाई ने धीरे से आह भरी और शांत आवाज में बोला। वो अपने बेटे के वास्तव में अपंग होने की कल्पना नहीं सह सकता था। ये यशवर्धन देसाई के लिए सिर्फ एक गहरा सबक था और उसे घर पर रखने का एक तरीका था ताकि वो और समस्याएं न पैदा करे। ये सुनकर यशवंत देसाई ने भी राहत की सांस ली। जाओ, न केवल एक बल्कि कई बेहतरीन डॉक्टरों से संपर्क करो। यशवर्धन को कोई जटिलता न होने दे, यशपाल देसाई ने आह भरी। इसे तुम्हारा एकमात्र निर्णय मानो। फिर मेरे लिए एक संदेश दे, यशवर्धन को कहो कि वह अपने कार्यों पर विचार करे। यह आखिरी हिस्सा, कहो कि यह मेरी ओर से है। हाँ, यशवंत देसाई ने गंभीरता से जवाब दिया।
फिर एक पल की चुप्पी के बाद उसने हिचकिचाते हुए कहा, जयपुर मीडिया के बारे में, उस रोहन मल्होत्रा के बारे में। क्या हम बस इसे ऐसे ही छोड़ देंगे? यशपाल देसाई की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। रोहन मल्होत्रा, यशपाल देसाई ने इन 3 शब्दों को दोहराया, उसकी मुठ्ठियां कस गईं, उंगलियां सफ़ेद पड़ गईं। उसने इसके बाद और कुछ नहीं कहा, और यशवंत देसाई ने आगे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। हालांकि यशवंत देसाई का मानना था कि यह मामला आसानी से शांत नहीं होगा। उत्पादन रुक गया। इस संदेश ने जयपुर मीडिया के भीतर एक बड़ा हंगामा मचा दिया। विभिन्न विभागों में चर्चाएं शुरू हो गईं। अफवाहें फैल रही थीं, कुछ सच, कुछ झूठ। हालांकि इसके बाद एक और खबर आई, उत्पादन फिर से शुरू हो गया। दोनों संदेशों के बीच का अंतराल इतना कम था कि अफवाहों के विभिन्न संस्करणों को पूरी तरह से विकसित होने का समय भी नहीं मिला था कि यह सब खत्म हो गया। नतीजतन कई विभागों ने अफवाहों को रोकें, यह मुझसे शुरू होता है नामक एक शैक्षिकी अभियान शुरू किया। चंद्र प्रकाश, जो रोहन मल्होत्रा को मूड बनते देखने की उम्मीद में उत्साहित था, अचानक स्थिति में मजा नहीं पा सका। वो खुद को बंद कर लिया और अपने चाचा को कॉल किया। स्थिति समझाने के बाद, चाचा, देसाई परिवार बहुत अक्षम है। रोहन मल्होत्रा ने इतनी जल्दी इसे कैसे हल कर लिया? चंद्र प्रकाश को विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। ये बहुत तेज था, और चूंकि देसाई परिवार ने उसे और कोई जानकारी नहीं दी थी, उसे कोई अंदाजा नहीं था कि रोहन मल्होत्रा ने ये कैसे किया। रोहन मल्होत्रा की हरकतें तेजी से चालाक हो रही थीं। चंद्र प्रकाश ने रोहन मल्होत्रा के हाथों नुकसान उठाया था और अभी भी इसके बाद के झटके महसूस कर रहा था। रोहन मल्होत्रा से निपटना आसान नहीं है। चंद्र जयसिंह ने भी गहरी आह भरी। वो एक सांप की तरह फिसलन भरा है। अगर हम उसे एक बार में खत्म नहीं कर सकते तो वह हमेशा आश्चर्यजनक लहरों के साथ वापस आएगा। जितनी जल्दी हो सके पता करो कि देसाई परिवार ने इस बार समझौता क्यों किया। हाँ, चंद्र प्रकाश यही जानने के लिए उत्सुक था। मैं अभी देसाई परिवार को कॉल करूंगा और पूछूंगा। नहीं, उनसे संपर्क मत करो, चंद्र जयसिंह ने निर्णायक रूप से कहा। अब से तुम्हें उनके परिवार के साथ अनजान और असंबद्ध रहना होगा। रोहन मल्होत्रा को कुछ भी पता नहीं चलने देना। इस सलाह ने चंद्र प्रकाश को झटका दिया और उसने जल्दी से जवाब दिया, तो मैं गुप्त रूप से जांच करूंगा। भविष्य में चंद्र प्रकाश की गुप्त जांच से कुछ भी सामने नहीं आएगा। सभी ने अपने मुंह बंद रखे। रोहन मल्होत्रा ने आखिरकार क्या किया? ये सवाल चंद्र प्रकाश को लंबे समय तक परेशान करता रहेगा। अध्याय 460, आओ मेरे तरीके आजमाओ। एक फिल्म क्रू के लिए रोहन मल्होत्रा ने गौतम दास को एक और कॉल किया। उसने केवल 2 बिंदुओं पर जोर दिया। पहला, किसी को भी बिल्कुल ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। दूसरा, पहले बिंदु के आधार पर उन्हें फिल्मांकन की गति को जितना संभव हो उतना तेज करने के लिए कहें। गौतम दास को नहीं पता था कि रोहन मल्होत्रा का मतलब क्या है। नहीं उसने पूछा, उसने बस निर्देशों को लागू करने की अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता व्यक्त की। फोन काटने के बाद गौतम दास तुरंत शांति वर्मा को ढूंढने गया ताकि रोहन मल्होत्रा के इरादों को बताए और प्रगति के मुद्दे पर चर्चा करे। जब ऐसा है तो सभी को थोड़ा और मेहनत करने दें। हम शाम के समय का पूरा उपयोग कर सकते हैं, शांति वर्मा ने निर्णायक रूप से कहा। रोहन मल्होत्रा और देसाई परिवार के बीच और जयपुर मीडिया और जयपुर देसाई रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के बीच सतह पर सब कुछ शांत लग रहा था, फिर भी हमेशा एक तूफान के आने की आहट थी। गौतम दास और शांति वर्मा दोनों ने इस संवेदना को महसूस किया। इस समय वे केवल यही कर सकते थे कि प्रगति को जितना संभव हो उतना तेज करें और प्रोजेक्ट को पूरा करके जल्दी से निकल जाएं। यहाँ का फिल्मांकन पूरा होते ही वे अगले स्थान पर जा सकते थे, जो एक प्रथम श्रेणी के शहर में था, और वहाँ का स्थान पहले से ही सुरक्षित था। यहाँ से मिले सबक के साथ वहाँ हस्ताक्षरित अनुबंध औपचारिक और अधिक आश्वस्त था। शांति वर्मा के नेतृत्व में फिल्मांकन स्थल पर बाकी सभी थकने से नहीं डरे और डटकर काम किया। फिल्म क्रू ने यहाँ तक कि तंबू लगाए। शाम को 2 बड़े खाने के ट्रक फिल्म क्रू के कैंप में आए। साथ में जयपुर वनहा भवन से 1 दर्जन से अधिक रसोइये थे। तारांकित रसोइये बारी बारी से काम कर रहे थे, 24 घंटे गर्म भोजन और पेय की आपूर्ति कर रहे थे। ये भी रोहन मल्होत्रा ने व्यवस्थित किया था। किसी ने भी कभी ऐसी सुविधा वाले फिल्म क्रू के बारे में नहीं सुना था। यहाँ तक कि श्री जितेंद्र बादल भी इसके बारे में सुनकर आए, पूरी तरह से हैरान। फिल्म क्रू के सभी सदस्य उत्साहित हो गए और पूरी ताकत से जुट गए। मूल रूप से 1 सप्ताह के लिए निर्धारित फिल्मांकन 3 दिनों के बाद आधिकारिक तौर पर पूरा हो गया, और यह गुणवत्ता और मात्रा दोनों के साथ किया गया। जब सभी ने राहत की सांस ली तो उन्हें बहुत गर्व भी महसूस हुआ। इसके बाद फिल्म क्रू हरिभाई इंटरनेशनल से रवाना हुआ। श्री जितेंद्र बादल भी उन्हें विदा करने आए, सच्ची और औपचारिक विदाई और शुभकामनाएं देते हुए। जब फिल्म क्रू वापस जा रहा था और अगले दृश्य के लिए हवाई अड्डे की ओर बढ़ रहा था, रोहन मल्होत्रा को ये खबर मिली। देसाई परिवार। लक्ष्मी वर्मा के बोलने के बाद रोहन मल्होत्रा का चेहरा गंभीर हो गया और उसने 2 शब्द कहे।
इस दुनिया में अच्छे लोग हैं और बुरे लोग हैं। अच्छे लोगों को हमेशा निष्क्रिय स्थिति में देखना, बुरों के चाकू निकालने का इंतजार करना और केवल घायल होने और खून बहने पर जवाबी कार्रवाई करना, ये सामान्य हो गया है। लेकिन रोहन मल्होत्रा ऐसा नहीं चाहता था। अगर दूसरी पार्टी का हमला घातक नहीं था तो यह अभी भी संभाला जा सकता था, लेकिन एक घातक प्रहार के तहत लड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। देसाई परिवार निश्चित रूप से आसानी से शांत नहीं होगा, और अब जब वे जानते थे कि प्रतिद्वंद्वी कौन है, हर दिन चोर से बचाव करने के बजाय पहले हमला करना बेहतर था। ये रोहन मल्होत्रा की योजना थी जब से उसने लक्ष्मी को बचाया था। फिल्म क्रू के वापस जाने के अगले दिन सब कुछ सामान्य की तरह शांत लग रहा था। कम से कम ऐसा ही दिख रहा था। श्री जितेंद्र बादल करने को कुछ नहीं होने पर इधर उधर घूम रहे थे और पेट में थोड़ा दर्द महसूस करके शौचालय की ओर मुड़े। ये दिन, जो उनके लिए शांत और सामान्य लग रहा था, इंटरनेट पर एक तूफान खड़ा कर गया। यहाँ तक कि हरिभाई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट से जुड़े लोग भी महसूस कर रहे थे कि कुछ चल रहा है। कुछ लोग घबराहट में श्री जितेंद्र बादल को सूचित करने दौड़े, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। ऑनलाइन इसकी शुरुआत एक आकर्षक लेख से हुई जिसे जयपुर मीडिया ने कई अन्य आउटलेट्स के बीच साझा किया। शीर्षक एक कटु निंदा था, कॉर्पोरेट नैतिकता के बारे में। ऐसे प्रोजेक्ट को कितने अंक मिलने चाहिए? यह एक टिप्पणी लेख था जिसमें तटस्थ सामग्री थी, निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ, साथ में चित्रों के साथ। लेख में हरिभाई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की विभिन्न खामियों और कमियों को विस्तार से बताया गया। हरिभाई इंटरनेशनल जयपुर देसाई रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का मुख्य प्रोजेक्ट है जिसे हाल के वर्षों में पूरी तरह से विकसित किया गया है और इस पर बहुत उम्मीदें टिकी हैं। जयपुर देसाई के अन्य स्वामित्व वाले प्रोजेक्ट मुश्किल से पैसे कमाते हैं, वे केवल दिखावे के लिए हैं। इस प्रोजेक्ट पर ही जयपुर देसाई ने बड़ी उम्मीदें टिकी थीं। इसका लक्ष्य इसे एक बेंचमार्क उत्पाद बनाना था ताकि इसकी प्रतिष्ठा को फिर से बनाया जा सके। प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए ये पूरी तरह से मानकों को पूरा करता था, यहाँ तक कि उत्कृष्ट था। हालांकि विवरणों को पर्याप्त रूप से निखारा नहीं गया था। हालांकि एक बेंचमार्क बनाने की इच्छा थी, अवधारणा, लागत और कई अन्य कारणों से विवरणों में कमी थी। यह मजबूत हार्डवेयर लेकिन बारीक विवरणों में गंभीर कमी का एक विशिष्ट मामला है। कोई कह सकता है कि इसके समझने योग्य कारण थे और यह स्वीकार्य हो सकता है। हालांकि ग्राहकों की नज़र में उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि आपके पास कोई बहाना है। कोई भी कारण सिर्फ एक बहाना है। उनका मानना है कि अगर उन्होंने पैसे खर्च किए हैं तो उन्हें पूरी तरह से निर्दोष कुछ खरीदना चाहिए। उपयोग को प्रभावित न करने वाली खामियां, बिल्कुल नहीं। अदृश्य शक्तियों द्वारा प्रेरित ये लेख अस्पष्ट रूप से वायरल हो गया और कई प्रभावशाली लोग और सर्कल के भीतर के लोग शामिल हो गए, साथ ही कई अन्य लोग जो जयपुर देसाई का बचाव कर रहे थे, उन मस्तिष्कहीन दर्शकों की आलोचना कर रहे थे। अब विशाल संख्या में नेटिजन्स गुस्से में आ गए। सिर्फ एक सुबह में 1 लाख टिप्पणियां हो चुकी थीं, जिससे एक विशाल हंगामा मच गया। जैसे ही यह घटना फूली, प्रमुख मीडिया आउटलेट्स ने बारूद की गंध सूंघी और फिर से पोस्ट और टिप्पणी शुरू कर दी। अधिक से अधिक व्यक्तिगत खाते इस लहर में शामिल होने लगे। एकाएक एक मीडिया तूफान बन गया। वास्तव में जब तक हरिभाई इंटरनेशनल के लोगों को इसकी जानकारी हुई, तब तक तूफान लगभग रुकने योग्य नहीं था। इसके अलावा जितेंद्र बादल अभी भी शौचालय में बेखबर थे। जब हरिभाई इंटरनेशनल के लोग श्री जितेंद्र बादल को ढूंढ रहे थे, तब तक मीडिया उनके दरवाजे पर पहुंच चुका था। यहाँ तक कि मार्केटिंग सेंटर की रिसेप्शनिस्ट भी हतप्रभ थी। लोगों का एक झुंड कैमरे और उपकरणों के साथ कंधे पर लटकाए हुए अंदर घुस आया। ऐसा लग रहा था जैसे वे शांति वर्मा का पीछा करने आए हों। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपका प्रोजेक्ट मैनेजर कहाँ है? क्या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की योजना बना रहे हैं? क्या मैं आपका साक्षात्कार ले सकता हूं? प्रश्नों की बौछार ने रिसेप्शनिस्ट को घबराहट में डाल दिया। तभी जितेंद्र बादल शौचालय से बाहर निकले, संतुष्ट और खुश। श्री जितेंद्र, रिसेप्शनिस्ट ने चिल्लाया, जैसे कि कोई उद्धारक देख लिया हो। सभी पत्रकारों ने उसकी ओर देखा, उनकी आंखें वस्तुतः चमक रही थीं। जितेंद्र बादल ने सिर घुमाया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। भीड़ उसकी ओर दौड़ी और बिना हिचकिचाहट के उसे घेर लिया। हर आकार के कैमरे और माइक्रोफोन उसके सामने थे। 1 दर्जन माइक्रोफोन उसके मुंह के सामने ठूंस दिए गए। चकाचौंध करने वाली फ्लैश ने उसे चक्कर में डाल दिया। प्रश्न तेजी से उस पर आए। श्री प्रोजेक्ट मैनेजर, आप अपने प्रोजेक्ट में उत्पन्न गुणवत्ता समस्याओं की व्याख्या कैसे करेंगे? क्या आपको लगता है कि इस स्तर का प्रोजेक्ट जनता को किराए पर देने या बेचने के लिए तैयार है? ऑनलाइन अफवाहों के बारे में कि प्रोजेक्ट ने लागत बचाने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण पर समझौता किया, क्या ये सच है? जितेंद्र बादल हक्का बक्का रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शौचालय में अपने फ़ोन को पीछे छोड़कर थोड़ा ज़्यादा समय लेने के बाद वह एक उलट-पुलट दुनिया में लौटेगा। मैं जितेंद्र बादल, प्रोजेक्ट मैनेजर, पूरी तरह से शब्दों के लिए हतप्रभ था।
हरिभाई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मैनेजर जवाब देने में असमर्थ। प्रोजेक्ट की समस्याएं शायद कल्पना से ज़्यादा गंभीर हैं, हम इस पर और अनुसरण करेंगे। एक महिला पत्रकार ने कैमरे के सामने लगातार बोला। रोहन मल्होत्रा कार्यालय में बैठा था, वीडियो देखते हुए मुस्कुरा रहा था। अब तुम्हारी बारी है एक झटका सहने की। आओ, मेरे तरीकों का स्वाद लो।